नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 7 है, सामान्य कार्बनिक रसायन का, मतलब जीओसी का। ठीक है, आज के लेक्चर में हम उन लोगों को पढ़ना है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, यानी कि बंध सामर्थ्य एवं बंध लंबाई। हमें पढ़ना है अम्ल एवं क्षार यानी कि एसिड और बेस। हमें पढ़ना है अम्लीय सामर्थ्य यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं जीओसी के अंदर, अम्लीय सामर्थ्य से। ठीक है, लेकिन इस अम्लीय सामर्थ्य को पढ़ने के लिए जो पिछली क्लासें लगी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे वो काव्य ऋणायन ऋणायन मुक्त मूलक के स्थायी वाली बात बताई ना, यहां पे काम आएगा। अगर वो नहीं आता तो फिर इसमें तकलीफें हो जाएंगी आपको, समझ गए बात को। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चों को वहां पे तकलीफ थी भी सही, तो मैं आपकी तकलीफ को थोड़ा सा दूर कर देता हूं। मान लीजिए बेंजीन पर, इस बेंजाइलिक स्थिति पर बेंजीन के अल्फा कार्बन पे धनायन आ जाए, मुक्त मूलक आ जाए या ऋणायन आ जाए, और इसके सापेक्ष में कोई ऑर्थो स्थिति पर जी समूह लगा हो जो अनुनाद भी दर्शा सकता हो या अतिसंयुग्मन दर्शा सकता हो या प्रेरणिक प्रभाव दर्शा सकता हो। डिपेंड करेगा जी क्या है, डिपेंड करेगा जी क्या है, उसके हिसाब से उसका प्रभाव लगेगा। लेकिन इस धनायन मुक्त मूलक ऋणायन के सापेक्ष में अगर ऑर्थो स्थिति पर जी है तो क्या क्या लग सकता है वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर मीजोमर प्रभाव लग सकता है, यहां पर अतिसंयुग्मन लग सकता है और यहां पर प्रेरणिक प्रभाव भी लग सकता है। ऑर्थो स्थिति पर तीनों लग सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा? सबसे ज्यादा प्रबल होगा, मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख देता हूं ना, सबसे ज्यादा प्रबल होगा मीजोमर, फिर अतिसंयुग्मन, फिर प्रेरणिक प्रभाव। अब इस जी समूह पे निर्भर करेगा कि ये प्लस एम लगा रहा है या माइनस एम, वो अनुनाद की स्टाइल पे डिपेंड करेगा, ये खींच रहा है या दे रहा है। समझिए बात को। अतिसंयुग्मन वो जी समूह पे डिपेंड करेगा कि वो दे रहा है या खींच रहा है। प्रेरणिक प्रभाव वो जी समूह पे निर्भर करेगा कि वो खींच रहा है या दे रहा है। समझ गए। लेकिन सबसे प्रबल होगा मीजोमर, फिर अतिसंयुग्मन, फिर प्रेरणिक प्रभाव। बात समझ गए। अगर ऑर्थो स्थिति पर जी है तो बहुत सरल है, बहुत सस्ती चीज है, कोई हार्ड नहीं है। आपको सबसे पहले मीजोमर सोचना है, फिर उसके बाद अतिसंयुग्मन सोचना है, फिर प्रेरणिक प्रभाव सोचना है। एक से ज्यादा भी दिखा सकता है, जैसे मीजोमर भी दिखा दे, प्रेरणिक भी दिखा दे, अतिसंयुग्मन भी दिखा दे, प्रेरणिक भी दिखा दे, तो आप दोनों लगा के देख लो ना। दोनों में से जो प्रबल हो उसके हिसाब से सोचो, दोनों में से जो प्रबल हो उसके हिसाब से सोचो। बात समझ गए। इसी तरह से मान लीजिए रिवीजन करा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। मान लीजिए आपके धनायन मुक्त मूलक और ऋणायन के सापेक्ष में पैरा स्थिति पर जी लगाओ। कहां लगाओ? पैरा स्थिति पर जी लगाओ। ये रहा पैरा स्थिति। वहां पे ऑर्थो स्थिति पर कोई समूह था, यहां पे पैरा स्थिति पे कोई समूह है, तो यहां पर भी मीजोमर प्रभाव लग सकता है, अतिसंयुग्मन लग सकता है, प्रेरणिक प्रभाव लग सकता है। डिपेंड करेगा जी क्या है। अगर जी अनुनाद कर सकता होगा तो मीजोमर लगाएंगे, अगर वो दे रहा होगा तो प्लस एम लगाएंगे, खींच रहा होगा तो माइनस एम लगाएंगे। देता कौन है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, लोन पेयर या ऋणायन वाला। खींचता कौन है? ए द्विबंध बी, जहां पे बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा होती है, या फिर धनायन वाला खींचता है। जिसके पास कमी होगी वही तो खींचेगा ना भाई। फिर अतिसंयुग्मन, उसके बाद फिर प्रेरणिक प्रभाव। उस जी पे डिपेंड करेगा कि वो क्या लगाता है। वो जी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या लगा सकता है। लेकिन इस धनायन मुक्त मूलक ऋणायन या इस धनायन मुक्त मूलक ऋणायन के लिए मीजोमर और अतिसंयुग्मन तभी लगेगा जब वो ऑर्थो स्थिति पर जी समूह रखेगा, या ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जी समूह रखेगा। मेटा स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेटा स्थिति की। मान लो आपके पास यहां धनायन है, मुक्त मूलक है, ऋणायन है, और ये जी समूह आपका कहां आ गया माय डियर? ये जी समूह आपका मेटा स्थिति पे आ गया। अब ये तो नहीं पता इसके सापेक्ष में मेटा स्थिति पे, मेटा स्थिति पर मीजोमर नहीं लगता, अतिसंयुग्मन नहीं लगता, केवल और केवल क्या लगता है? प्रेरणिक प्रभाव लगता है। केवल और केवल क्या लगेगा? प्रेरणिक प्रभाव लगेगा। वो प्लस आई भी हो सकता है, वो माइनस आई भी हो सकता है, निर्भर करेगा कि ये जी समूह है क्या, ये खींचने वाला है या देने वाला है। अगर इसकी विद्युत ऋणता इस कार्बन से ज्यादा हुई तो खींचेगा, माइनस आई लगेगा। इस जी की विद्युत ऋणता इस कार्बन से कम हुई तो देगा, प्लस आई लगाएगा। दैट्स इट। तो ऑर्थो पैरा पे दोनों लग सकते, तीनों लग सकते हैं, मीजोमर, अतिसंयुग्मन, प्रेरणिक। मेटा पे सिर्फ प्रेरणिक लगेगा। बात समझ गए। अगर तीनों लग सकते हैं तो सबसे पहले मीजोमर के बारे में सोचेंगे, फिर अतिसंयुग्मन के बारे में सोचेंगे, फिर प्रेरणिक के बारे में सोचेंगे। हो सकता है दो दो चीजें भी लग रही हो, तो उनमें से प्रबल कौन होगा? मीजोमर सबसे ज्यादा प्रबल होगा। बात समझ गए। इतनी सी तो बात है। यह था जब बेंजाइलिक स्थिति पर हो। अगर मान लो बेंजीन की सतह पर ही धनायन आ जाए, बेंजीन की सतह पर ही धनायन आ जाए, अब चाहे आपका जी ऑर्थो पे लगा हो, चाहे आप मतलब धनायन आ जाए या मुक्त मूलक आ जाए या ऋणायन आ जाए, इनमें से तीनों में से कुछ भी आ जाए, लेकिन बेंजीन की सतह पे आ जाए। ठीक है, आपका धनायन आ जाए, मुक्त मूलक आ जाए, ऋणायन आ जाए, मेटा पे लगाओ, आपका
धनायन आ जाए, मुक्त मूलक आ जाए और ऋणायन आ जाए और पैरा पे लगाओ इस तरह से। कहां लगाओ? ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। अगर बेंजीन के ऊपर ही आ गया धनायन, ऋणायन या मुक्त मूलक, तो ये जी समूह केवल और केवल प्रेरणिक प्रभाव लगाएगा, कुछ और लगा ही नहीं सकता। ना मीजोमर लगाएगा, ना अतिसंयुग्मन लगाएगा, चाहे ऑर्थो पे हो, चाहे पैरा पे हो, चाहे मेटा पे हो, कहीं पे भी हो। अगर बेंजीन की सतह पे आ गया, बेंजीन पर ही आ गया, ये बेंजीन के बाहर है, अगर बेंजीन पर ही आ गया तो उस केस में माय डियर केवल प्रेरणिक प्रभाव देखो। इसके लिए क्या देखना है तुम्हें? केवल प्रेरणिक प्रभाव, केवल प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो दूरी पर आधारित होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो प्रेरणिक प्रभाव तो सबसे ज्यादा कहां लग रहा होगा? ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। अब वो निर्भर करेगा कि प्लस आई वाला है या माइनस आई वाला है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि सबसे ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव यहां लग रहा होगा, फिर यहां लग रहा होगा और फिर यहां लग रहा होगा। बोलो क्लियर है? मीजोमर और अतिसंयुग्मन दूरी पर आधारित नहीं होते, वो हर जगह एक जैसे लगते हैं। मेटा पे लगते ही नहीं, और तो पैरा पे एक जैसे लगेंगे, लेकिन प्रेरणिक जैसे जैसे दूर जाता जाएगा कम होता चला जाएगा। बात समझ? मतलब इसमें हम सबसे ज्यादा प्रेरणिक लगेगा, फिर इसमें लगेगा, फिर इसमें लगेगा। प्रेरणिक दूरी पर निर्भर करता है। मीजोमर अतिसंयुग्मन तो दूरी पर निर्भर ही नहीं करता, वो तो स्थिति पे निर्भर करता है। वो ऑर्थो पैरा पे लगेगा, मेटा पे नहीं लगेगा। और जब ये सिचुएशन आ जाए कि वलय पे खुद पे दे दिया जाए, तो उस केस में केवल प्रेरणिक प्रभाव लगाना है। वो दूरी पर निर्भर करता है, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब वो डिपेंड करेगा जी प्लस आई वाला या माइनस आई वाला, उसके आधार पे आपको वो चेक करना पड़ेगा सही। इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता भाई। और अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता, ये गारंटी से ले लो। काय का कंफ्यूजन है यार? बस ये पता होना चाहिए ऑर्थो पैरा पे मीजोमर अतिसंयुग्मन है, बाकी सब जगह प्रेरणिक प्रभाव है। मीजोमर अतिसंयुग्मन दूरी पर निर्भर ही नहीं करता, सब जगह एक जैसा लगता है। लगता कहां है? ऑर्थो पैरा पे। प्रेरणिक प्रभाव दूरी पे निर्भर करता है। उस धनायन ऋणायन मुक्त मूलक से जितना पास होगा उतना ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव लगेगा, जितना दूर होगा उतना कम लगेगा। अब वो स्थायी बढ़ाने वाला भी हो सकता है, घटाने वाला भी हो सकता है। वो तो पहली बार में बता दिया था, धनायन के लिए कौन स्थायी, ऋणायन के लिए कौन अस्थायी। समझ रहे हो? अब ये जो मीजोमर अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव है, इसी के आधार पर और अनुप्रयोग भी हैं। वो अनुप्रयोग क्या है? बंध सामर्थ्य और बंध लंबाई। ठीक है ना? ये फटाफट से छाप लो, पोज करके फटाफट छाप लो ना। ठीक है ना? ये तो केस नंबर 1 था, जब हमने कार्ब धनायन ऋणायन मुक्त मूलक के स्थायी की तुलना करी मीजोमर अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव से। अब मीजोमर अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव की मदद से ही हम लोग बंध सामर्थ्य और बंध लंबाई की तुलना भी कर सकते हैं। तो अगली चीज जो हमें पढ़नी है, केस नंबर 2, जो अगला अनुप्रयोग देखना है ना, वो अनुप्रयोग क्या है? बंध सामर्थ्य एवं बंध लंबाई। बंध सामर्थ्य एवं बंध लंबाई, बंध सामर्थ्य एवं बंध लंबाई। अब बंध सामर्थ्य क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। ठीक है ना? इसको आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, इसको आप बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, और इसी को आप बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो। बात समझ गए? बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो। इसको आप क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ बोलोगे। क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ। मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन के चलने, जब मैंने स्टार्ट किया था ना इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव, मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण बंध लंबाई बंध सामर्थ्य में भी फर्क आता है। बंध लंबाई बंध सामर्थ्य में भी फर्क आता है, तो उसी को देखना है। बहुत सिंपल सी बात से चालू कर रहा हूं, देखना। कार्बन सिग्मा बंध कार्बन, कार्बन द्विबंध कार्बन और कार्बन त्रिबंध कार्बन। मुझे इतना सा बता दो, सिग्मा बंध, द्विबंध और त्रिबंध में अगर आपसे कोई बंध लंबाई पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी भैया वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम बंध लंबाई, इसकी 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है लगभग, और इसकी 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है लगभग बात कर रहा हूं मैं, कोई रटा वाटा सिचुएशन में नहीं हूं। ठीक है ना? सिग्मा बॉन्ड सबसे लंबा होता है और जो आपका त्रिबंध होता है वो सबसे छोटा होता है। बात समझ गए? तो अगर आपको यहां पे बंध लंबाई की तुलना करने को बोल दूं तो बंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी आएगी? मान लो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए की सबसे ज्यादा, बी की, फिर सी की, यह आएगी बंध लंबाई। अरे सिग्मा बंध सबसे बड़ा, फिर द्विबंध छोटा, त्रिबंध सबसे छोटा। ये देख लो आप, नीचे वो भी लिखिए, उसकी लंबाई भी लिखिए। बंध सामर्थ्य क्या होगा? बंध सामर्थ्य मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ को मैं B.S से लिखूंगा शॉर्ट में।
एक बार बताओ, सिग्मा बंध बड़ा है और त्रिबंध छोटा है, एक बड़ी लकड़ी को तोड़ना ज्यादा आसान है या एक छोटी लकड़ी को तोड़ना ज्यादा आसान है? सोच के देखो। एक बड़ा सा बांस है, उसको आराम से यूं करके तोड़ दिया, आराम से टूट जाएगा। लेकिन एक छोटा सा मैं तुम्हें उसी मोटाई का बांस दे दूं तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो एक छोटा बांस है, ये बड़ा बांस है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है, और जिसको तोड़ना मुश्किल है उसी की तो बंध ऊर्जा चाहता है, उसी का तो बंध सामर्थ्य ज्यादा है। एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका, इसमें सिग्मा है, इसमें भी तो सिग्मा है, इसमें भी तो सिग्मा है, सिग्मा के अलावा 2 पाई एक्स्ट्रा है, सिग्मा के अलावा 1 पाई एक्स्ट्रा है, बंध बनता है तो बंध ऊर्जा बाहर निकलती है। तो सिग्मा तो तीनों में ही है, सिग्मा के अलावा भी बंध है, सिग्मा के अलावा भी बंध है तो उसके नाम पे भी तो बंध ऊर्जा निकली होगी, तो उसका भी तो बंध सामर्थ्य ऐड होगा। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन? त्रिबंध, फिर द्विबंध, फिर सिग्मा बंध, यानी कि C > B > A। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि बंध लंबाई का जो क्रम आ रहा है, बंध सामर्थ्य का क्रम उससे उल्टा आ रहा है। यानी कि हम यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो बंध लंबाई होती है, चलो हिंदी में लिख देता हूं, इतना भी क्या है, बंध लंबाई जो होती है ना, बंध लंबाई जो होती है वो बंध सामर्थ्य के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, बंध सामर्थ्य के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। समझिए बात को। अरे उल्टा लिख दो, बंध सामर्थ्य बंध लंबाई के व्युत्क्रम अनुपाती, या बंध लंबाई बंध सामर्थ्य के व्युत्क्रम अनुपाती हो सकती है। जितना बड़ा बंध होगा वो उतनी आसानी से टूट जाएगा, जितना छोटा बंध होगा उतनी मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। सिग्मा बंध तो तीनों में ही थे, एक्स्ट्रा पाई बंध भी आ रहे, बंध ऊर्जा बाहर निकली होगी उनके नाम पे भी, और उस बंध को तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। देखो यहां पे तोड़ने के लिए केवल सिग्मा की जितनी चाहिए, यहां पे सिग्मा को तोड़ने के लिए भी चाहिए और पाई को तोड़ने के लिए भी चाहिए, यानी कि ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना। यहां सिग्मा को भी तोड़ने के लिए चाहिए, यहां पे पाई को भी तोड़ने के लिए चाहिए। बोलो समझ गए बात को। तो बंध ऊर्जा किसकी ज्यादा है? उसकी, लेकिन बंध लंबाई किसकी ज्यादा है? इसकी। एक फैक्टर तो ये आ गया। एक तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये फैक्टर लगा सकते हो, एक और फैक्टर लगाना पड़ सकता है आपको, मैं लिख तो देता हूं यहां पे और फिर अगले पेज पे उसको समझाता हूं। बंध सामर्थ्य जो होता है, बंध सामर्थ्य जो होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती। मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। जो तुम्हारा बंध सामर्थ्य होता है वो कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। कहना क्या चाहते हो गुरुजी? अभी बता देता हूं। बंध सामर्थ्य जो है वो तुम्हारा कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इन दो चीजों से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, गारंटी से कह रहा हूं, इन दो चीजों से। इसको तो रटने की जरूरत भी नहीं है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लगाना कैसे है वो देखो। आप पहले पोज करके इसको छाप लो, पोज करके छाप लो ना, पोज करके छाप लो। देखना जरा, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे पाई बंध और यहां पर HA लिख दिया और मैंने यहां पर HB लिख दिया। मुझे ना इस कार्बन HA कार्बन HB के बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है। क्या करनी है? क्वेश्चन समझना। कार्बन HA एवं कार्बन HB के बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है। किसकी तुलना करनी है? इसकी तुलना करनी है, के बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हमेशा बंध सामर्थ्य के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो देखना। देखो आपको मैं नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं, कंसेप्ट सीखना आपकी जिम्मेदारी है। बात समझना, आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सुनना जरा ध्यान से। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, जब बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है, तो करते कैसे हैं देखना। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। हमें क्या करना है? इसका समांश विखंडन कर देना है। समांश विखंडन, ऐसे इसका भी समांश विखंडन कर देना है। समांश विखंडन मतलब फिशु कैरो से करते हैं ना, मुक्त मूलक बना के। जब आप इसका समांश विखंडन करोगे तो यहां क्या बनेगा मेरे दोस्त? यहां पाई बंध और यहां मुक्त मूलक आ जाएगा और HA मुक्त मूलक के रूप में चल जाएगा। इसी तरह से आप इसका समांश विखंडन करोगे तो यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त? यहां मुक्त मूलक आ जाएगा। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत तसल्ली से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? ध्यान से सुनते रहना, ठीक है?
अब मुझे बताओ ये वाला मुक्त मूलक जो मैंने बनाया और ये वाला मुक्त मूलक जो मैंने बनाया, ज्यादा स्थायी कौन सा है? मुक्त मूलक के स्थायी की तुलना करना मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया है। अगर वो नहीं आता तो पहले वो वाला लेक्चर देखो, बार बार देखो, तब तक देखो जब तक चीजें समझ में ना आ जाए। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपको समझना ही पड़ेगा, वरना तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी थ्रू आउट कार्बनिक रसायन। सच्चाई बोलता हूं योगेश जैन भाई, सच्चाई बोलता है योगेश जैन, है ना। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है ना, समझ गए बात को आप। मेरा कोई शौक नहीं है कि भैया मैं अपनी तारीफ भाड़ में गया यार, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है। बात समझना, तुम्हारा समझना जरूरी है, और उस बात को समझने में कुछ है ही नहीं। मैंने आपको जो इससे पहले वाली स्लाइड में शॉर्टकट बताया ना, वो कार्बनिक मुक्त मूलक, और वो बहुत आसान है। अगर आप उसको दिमाग में प्रेशर की तरह लोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। आप उसको लोगे कि हाँ यार नई चीज सीखने को मिल रही, तो आ जाएगा। देखो पाई सिग्मा मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक जो है इस पाई बंध के साथ क्या है, अनुनाद में है, तो यहां पर तो अनुनाद हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। जबकि ये मुक्त मूलक अनुनाद में नहीं है, लेकिन इस कार्बन के इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के इधर भी अल्फा कार्बन, मतलब अल्फा कार्बन है, तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहां पे अनुनाद हो रहा है और केवल ये अल्फा कार्बन था, यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां हो रहा है अनुनाद, यहां नहीं हो रहा अनुनाद। तो मैंने आपको बताया था कि अनुनाद को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है अतिसंयुग्मन से। इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन है? ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक ये है, ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक ये है। ए वाला मुक्त मूलक बी वाले मुक्त मूलक से ज्यादा स्थायी, ए वाला बी वाले से ज्यादा स्थायी है। अब आप सुनना जरा ध्यान से, अगर ये ज्यादा स्थायी है तो इसको टूटने में तकलीफ नहीं होगी। अगर ये ज्यादा स्थायी है तो इसको टूटने में तकलीफ नहीं होगी। अगर मान लो मैं किसी से 100 रुपए उधार ले रहा हूं और अगर वो मुझे बहुत आसानी से दे भी दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो बहुत अमीर है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं किसी गरीब आदमी के पास जाके 100 रुपए उधार मांग रहा हूं और वो बहुत तकलीफों में मुझे दे रहा है, वो गरीब है मतलब, तो उसको तकलीफ आ रही है देने में, तो उसको तकलीफ होगी। वही वाला हाल इसका है कि यहां से मैंने बंध तोड़ा, ये बंध कब जल्दी टूटेगा? जब टूटने के बाद वाला आइटम स्थायी होगा। इसको तोड़ा, टूटने के बाद वाला ज्यादा आइटम स्थायी है, टूटने के बाद वाला आइटम ज्यादा स्थायी है कि कम स्थायी? कम स्थायी, इसकी तुलना में कम स्थायी। तो टूटने में तकलीफ किसको है? उसको तकलीफ है, इसको तकलीफ नहीं है। अगर इसको तकलीफ नहीं है यानी कि जल्दी टूट रहा है। अगर ये जल्दी टूट रहा है तो इसका बंध सामर्थ्य कम है, तभी तो जल्दी टूट रहा है। इसका बंध सामर्थ्य ज्यादा है, इसको मुश्किलात आ रही है, तो ये लेट टूट रहा है, क्योंकि कम स्थायी, टूटने के बाद कम स्थायी बन रहा है। अरे टूटने के बाद जो ज्यादा स्थायी होगा उसका बंध सामर्थ्य उतना कम होगा ना, तभी तो वो आसानी से टूट रहा है। तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना, मुक्त मूलक बना लेना है। मुक्त मूलक बनाने के बाद उसके स्थायी को चेक कर लेना है, जिसका स्थायी ज्यादा होगा उसका बंध सामर्थ्य कम होगा। ठीक है, तो यहां पर स्थायी किसका ज्यादा है? स्थायी की बात कर रहा हूं, स्थायी ए का बी से ज्यादा है, इसलिए बंध सामर्थ्य किसका ज्यादा है मेरे दोस्त? बंध सामर्थ्य एच बी का एच ए से ज्यादा है, क्योंकि टूटने में तकलीफ उसको है, इसको नहीं है। वो टूटने के बाद कम स्थायी है, ये टूटने के बाद ज्यादा स्थायी है। इसको तोड़ा, ये ज्यादा स्थायी है, इसको कूल है, ये आराम से मजे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तोड़ लो। इसको तकलीफ है, मत तोड़ो। अगर इसको तकलीफ है तो ये परेशान करेगा कि मुझे ऊर्जा ज्यादा दो। अबे यार सोच के देखो ना, ये बोलेगा मुझे ऊर्जा ज्यादा दो, तब जाकर तो मैं टूटूंगा। ये बोल रहा है कि ठीक है तोड़ लो मुझे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बाद में आके मैं स्थायी हो जाऊंगा। समझ गए बात? तो बंध सामर्थ्य एच बी का एच ए से ज्यादा होगा, बस आपको ये कंसेप्ट लगाना है। तो मैंने क्या बोला था, कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है बंध सामर्थ्य। वो देखो, बंध सामर्थ्य कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने कराया, एक आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सीधी बात। एक आप करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको इनके वो तुलना करनी है बंध सामर्थ्य की।
है ना, इनके बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है आपको। कार्बन HA और कार्बन HB, कुछ नहीं करना, जहां जहां पे HA/HB लगे हैं वहां मुक्त मूलक बनाओ और उन मुक्त मूलक के स्थायी को लिख दो कि यार ये स्थायी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर स्थायी हो रहा है तो उसका बंध सामर्थ्य कम होगा, स्थायी नहीं हो रहा तो उसका बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा। करके देखो आप एक बार करके देखो ना भाई, पोस्ट करके ट्राई करो यार। कुछ नहीं करना भाई, इसको समांश विखंडन करो, मुक्त मूलक बनाओ, मुक्त मूलक लिख लो, मुक्त मूलक का स्थायी चेक कर लो। मुक्त मूलक का स्थायी चेक करना सिखा रखा है। जो मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होगा उसका बंध सामर्थ्य उतना कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो जल्दी से टूट के बन गया। सीधी सी बात है ना, जल्दी से टूट के बन गया, यानी कि आसानी से पपोला जा सकता था ना उसको, समझ गए। तो यहां पे भी वैसे करना है। यहां पे कैसे मुक्त मूलक बनाओगे? यहां बनाओगे, यहां बनाओगे, तो दोनों का बना लो फटाफट से। एक मुक्त मूलक तो यहां बनेगा और CH3 हो जाएगा, क्योंकि ये H उसी में कंपाइल करके लिख दूंगा ना, बात समझ गए। और दूसरा क्या बन सकता है? CH2 द्विबंध CH और CH2 मुक्त मूलक ये बन सकता है। ये तो HB के लिए हो गया, ये HA के लिए हो गया। अब आप ये देखो कि ये वाला मुक्त मूलक तो अनुनाद स्थायी है, दिख रहा है तुमको, पाई सिग्मा मुक्त मूलक, ये तो अनुनाद स्थायी है, इसमें तो अनुनाद हो रहा है, ठीक है। जबकि यहां पर अनुनाद नहीं हो रहा, यहां पर कार्बन sp2 पे मुक्त मूलक है। कार्बन sp2 पे मुक्त मूलक है, यानी कि ये कैसा मुक्त मूलक है? विनाइल मुक्त मूलक है। आगे चल के अपन इसको ऐसे ही बोलेंगे कि ये विनाइल मुक्त मूलक है, और विनाइल मुक्त मूलक अत्यधिक अस्थायी होता है। पहली बात तो मुक्त मूलक वो खुद ही अस्थायी है, ऊपर से अधिक विद्युत ऋणी पे मुक्त मूलक है, तो मुक्त मूलक भिखारी, और अधिक विद्युत ऋणी पे मुक्त मूलक, और बैंड बच गई, और ऊपर से अनुनाद भी नहीं कर रहा, और ज्यादा बैंड बच गई। तो ये तो कैसा है? बेकार, बिल्कुल ही खराब है। इसकी हालत कैसी? बिल्कुल ही खराब है। कैसी हालत है? बिल्कुल खराब है ना बेटा, समझ गए। तो ये इसकी हालत बिल्कुल खराब है। हालांकि है तो ये भी sp2, क्योंकि पाई सिग्मा मुक्त मूलक अनुनाद कर रहा है, लेकिन अनुनाद के कारण ये स्थायी हो जा रहा है। सॉरी, थोड़ी सी आज है ना तबीयत ढीली है मेरी। तो पाई सिग्मा मुक्त मूलक यहां पे अनुनाद हो रहा है, लेकिन यहां अनुनाद नहीं हो रहा, ये सीधे sp2 पे ही मुक्त मूलक पड़ा हुआ है। ये है विनाइल मुक्त मूलक, ये अनुनाद स्थायी है। अब जो ज्यादा स्थायी होगा वो जल्दी से टूट जाएगा, जो कम स्थायी होगा उसको मुश्किलात होगी टूटने में, समझ गए। तो पहले तो स्थायी लिख लो, और स्थायी का उल्टा बंध सामर्थ्य हो जाएगा। स्थायी क्या होगा बताओ? A ज्यादा होगा या B ज्यादा होगा स्थायी? तो बंध सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? A की B से ज्यादा होगी, बात समझ गए। B ग्रेटर देन A, ये तो स्थायी की तुलना हो गई। ये वाला मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी है A से, और बंध सामर्थ्य उसका उल्टा हो जाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी कि मैं इतना सा बोल रहा हूं, जिस भी बंध के बारे में आपको बंध सामर्थ्य के लिए बोला जाए, समांश विखंडन करो, मुक्त मूलक बनाओ, मुक्त मूलक का स्थायी चेक करो, आंसर उल्टा कर दो, बंध सामर्थ्य का आ जाएगा। बोलो यार, आंसर उल्टा कर दो, बंध सामर्थ्य का आ जाएगा। बोलो यार, ठीक है माय डियर। एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है माय डियर। एक क्वेश्चन और कर लो ना, एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो ना। HA, यहां पर HB और यहां पर HC। आपको किसके लिए? इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है, बात समझ गए। फटाफट से जिस जिसकी बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है वहां पे मुक्त मूलक बनाओ, उसके स्थायी को चेक करो, आंसर उल्टा कर दो, खत्म। बंध सामर्थ्य का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर है? कर लो फटाफट। देखो जरा, एक मुक्त मूलक तो आप ये वाला बनाओगे, ये वाला। भाई बाकी HB/HC ऐसे चौड़ में लिखने की आवश्यकता थोड़ी ना है तो वो उसी कार्बन के, वो तो नाम कर रखा है मैंने HA/HB/HC ताकि क्वेश्चन पूछ सकूं। है तो वो इसी कार्बन के हाइड्रोजन, इसी कार्बन के हाइड्रोजन, सही है। तो ये वाला तो हो गया मुक्त मूलक, ये A वाला हो गया। फिर दूसरा क्या हो सकता है मेरे दोस्त? दूसरा क्या हो सकता है देखना जरा, यहां पर पाई और यहां पर मुक्त मूलक, ये B वाले का हो जाएगा। और C वाले का मुक्त मूलक कैसा बनेगा देखना जरा। C वाले का मुक्त मूलक आपने ये बनाया होगा, पोस्ट करके करना है। ये C वाले का मुक्त मूलक हो गया। हमें स्थायी की तुलना करनी है तो सबके बारे में जानकारी लिख लेते हैं। क्या ये sp2 पे मुक्त मूलक है, यानी कि ये विनाइल मुक्त मूलक है क्या? कार्बन sp2 पे मुक्त मूलक है, यानी कि विनाइल मुक्त मूलक है क्या? ये तो है आपका माय डियर विनाइल मुक्त मूलक। कौन सा मुक्त मूलक है? विनाइल मुक्त मूलक, जो कि भयंकर स्थायी होता है। भयंकर अस्थायी होता है या भयंकर अस्थायी होता है? भयंकर अस्थायी होता है, अस्थायी बोल रहा हूं।
ये कैसा होता है? भयंकर अस्थाई होता है। कैसा होता है? भयंकर अस्थाई होता है ना। पागलपन छा रखा है उसमें, एक तो खुद मुक्त मूलक, फिर sp2 पे मुक्त मूलक, और फिर अनुनाद भी नहीं हो रहा। समझ गए? फिर यहां पर देखोगे, यहां पर आप देखो इस मुक्त मूलक को, तो पाई सिग्मा मुक्त मूलक, एक तो यहां अनुनाद चल रहा है, ऊपर से ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन भी जुड़े हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है ना। प्रत्येक मुक्त मूलक के लिए उसकी जानकारी लिख लो कि वो कैसे स्थायी हो रहा है। फिर इस मुक्त मूलक को देखोगे तो ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है, तो यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा स्थायी कौन करेगा? अनुनाद। तो अगर मैं स्थायी की तुलना यहां पे करूं मेरे दोस्त, अगर मैं स्थायी की तुलना यहां पे करूं तो बी वाला सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर सी वाला, फिर ए वाला। और जितना ज्यादा स्थायी होगा, जितना ज्यादा स्थायी होगा उतनी जल्दी टूटेगा या उतना धीमे से टूटेगा? उतनी जल्दी टूटेगा। और जितना जल्दी टूटेगा उसकी बंद ऊर्जा उतनी कम होगी ना, फटाफट टूट जा रहा है, एक दी लप पड़ेगी और टूट गया, बताओ। ठीक है ना। तो बंद सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा? ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी का होगा। उल्टा कर देना ना भाई, ये सबसे मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए मुझे इस कार्बन पे मुक्त मूलक बनाना पड़ेगा, जब जाके टूटेगा ना। और वो मुक्त मूलक बनना ही नहीं चाहता क्योंकि वो भयंकर है स्थायी, तो इसमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, जबकि ये तो फटाफट से टूट जाएगा। तो बंद सामर्थ्य सबसे ज्यादा ए का, फिर सी का, फिर बी का। क्लियर है? स्थायी कर लो, उसका उल्टा कर लो, स्थायी कर लो और उसका उल्टा कर लो। छाप लो उसको एक बार, पोज करके छाप लो, छाप लो, छाप लो मेरे दोस्त। छाप लिया? ठीक है। मुक्त मूलक बनाओ, स्थायी चेक करो, उसका उल्टा बंद सामर्थ्य। चलो भाई, ये थे बंद सामर्थ्य के क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका बंद लंबाई। नेक्स्ट क्या है? बंद लंबाई। बंद लंबाई बोले तो बॉन्ड लेंथ, बंद लंबाई बोले तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं ना, बंद लंबाई बोले तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। बात समझ गए? ठीक है, बढ़िया से हेडिंग लगा लो ना, बंद लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ। अब मुझे इतना सा बताओ, अनुनाद जब चलाते थे या अतिसंयुग्मन चला लेते? अनुनाद जब चलाते थे या अतिसंयुग्मन चलाते थे? अनुनाद और अतिसंयुग्मन के कारण होता क्या था? क्या ऐसा होता था क्या? देखना जरा, क्या अनुनाद और अतिसंयुग्मन के कारण ऐसा होता था क्या? अनुनाद और अतिसंयुग्मन के कारण सिग्मा बंध में द्विबंध के लक्षण आते थे क्या? सिग्मा बंध में द्विबंध के लक्षण आते थे क्या जब अनुनाद चलाते थे? जब अनुनाद होता था सिग्मा बंध में द्विबंध के लक्षण आते थे। इसी तरह से द्विबंध में सिग्मा बंध के लक्षण आते थे क्या? द्विबंध में सिग्मा बंध के लक्षण आते हैं, द्विबंध में सिग्मा बंध के लक्षण आते हैं। अब अगर सिग्मा बंध में द्विबंध के लक्षण आ रहे हैं, सिग्मा बंध होता है बड़ा, द्विबंध होता है छोटा, तो सिग्मा बंध बड़ा था लेकिन द्विबंध के लक्षण आए तो छोटा हो जाएगा, यानी कि आपकी जो बंध लंबाई है वो तो घटेगी। और बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य एक दूसरे के व्युत्क्रम तो बंध सामर्थ्य बढ़ेगा। बंध लंबाई घटेगी तो बंध सामर्थ्य बढ़ेगा ना भाई। सिग्मा बंध होता है बड़ा, आंशिक द्विबंध लक्षण है, सिग्मा बंध में द्विबंध के लक्षण है, बंध हो गया छोटा, छोटा हो गया तो बंध लंबाई तो घटी लेकिन मजबूत हो गया, बंध सामर्थ्य बढ़ गया। द्विबंध में सिग्मा बंध के लक्षण, द्विबंध था छोटा, सिग्मा बंध के लक्षण आया थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि बंध लंबाई तो बढ़ी लेकिन बंध सामर्थ्य कम हो गया, क्योंकि बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होते। तो अगर आपको बंध लंबाई का क्रम देखना है कि बंध लंबाई कहां ज्यादा होगी और कहां कम होगी, तो क्या बंध लंबाई का क्रम यह आएगा क्या? शुद्ध सिग्मा बंध कैसा है? शुद्ध देसी घी, शुद्ध सिग्मा बंध, शुद्ध सिग्मा बंध, प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिग्मा बंध अगर कहीं है वो सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद सिंगल में डबल या डबल में सिंगल, सिग्मा बंध में द्विबंध वाला बढ़िया होगा या द्विबंध में सिग्मा बंध? भाई था तो सिग्मा बंधी, थोड़े बहुत लक्षण उसमें द्विबंध के आए हैं, यानी कि सिंगल में डबल आया है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी है तो कौन? सिंगल बॉन्ड ही ज्यादा है, सिग्मा बंध के लक्षण ही ज्यादा है, थोड़ा बहुत द्विबंध के लक्षण आए। उसके बाद डबल में सिंगल, डबल में सिंगल मतलब द्विबंध में सिग्मा बंध के चरित्र आए हैं, था तो द्विबंध, ओरिजिनल तो डबल बॉन्ड था लेकिन थोड़े बहुत सिग्मा बंध के चरित्र आए तो डबल में सिंगल। और उसके बाद शुद्ध रूप से द्विबंध, शुद्ध रूप से द्विबंध यानी शुद्ध रूप से डबल बॉन्ड, ये क्रम रहेगा।
सबसे बड़ा सिग्मा बंध। अब एक सिग्मा बंध था, उसमें द्विबंध के लक्षण आए, लेकिन ओरिजिनली तो क्या है, वो सिग्मा बंध ही है। तो ज्यादा कैरेक्टर, ज्यादा लक्षण किसके रहेंगे, सिग्मा बंध के। उसमें थोड़े बहुत द्विबंध के चरित्र आए। फिर द्विबंध, लेकिन द्विबंध में थोड़े बहुत सिग्मा बंध के चरित्र आए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो द्विबंध में सिग्मा बंध। और फिर शुद्ध रूप से द्विबंध, वो तो सबसे छोटा होता है ना, बात समझ गए। तो ये बंधे लंबाई का क्रम रहेगा। ये हो गया कंसेप्ट। अब करेंगे क्वेश्चन। सारा खेल तो एग्जाम्पल का है ना, सारा खेल तो उदाहरण का है, सारा खेल एग्जाम्पल का है, उसको समझना है आपने को। छाप लो उसको, पोज करके छाप लो ना। सिग्मा बंध में द्विबंध के लक्षण आते हैं अनुनाद और अतिसंयुग्मन की वजह से। द्विबंध में सिग्मा बंध के लक्षण आते हैं अनुनाद और अतिसंयुग्मन की वजह से। सिग्मा बंध में द्विबंध के लक्षण आएंगे तो बंध लंबाई घटेगी, द्विबंध में सिग्मा बंध के चरित्र आएंगे तो बंध लंबाई बढ़ेगी। सबसे बड़ा बॉन्ड होगा शुद्ध सिग्मा बंध, फिर सिंगल में डबल, फिर डबल में सिंगल, फिर शुद्ध रूप से द्विबंध। आओ जरा एग्जाम्पल करते हैं। आप खुद बताओगे, देखना आप खुद बताओगे। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 NH2, फिर मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और फिर मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना। ध्यान से सुनना, मैं इसको बोल रहा हूं A, इसको बोल रहा हूं B, इसको बोल रहा हूं C। आपको बताना है A B C में से कौन बड़ा है। बंध लंबाई का क्रम बताना है। आपको क्या बताना है, बंध लंबाई का क्रम बताना है, बॉन्ड लेंथ का क्रम बताना है। किसका क्रम बताना है, बंध लंबाई का क्रम बताना है, बॉन्ड लेंथ का क्रम बताना। बहुत आसान है। अरे ये तो शुद्ध सिग्मा बंध है, ये द्विबंध है, ये त्रिबंध है। सिग्मा बंध होता है बड़ा, द्विबंध थोड़ा छोटा, त्रिबंध और छोटा। तो बंध लंबाई का क्रम क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C हो जाएगा ना मेरे दोस्त। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C हो जाएगा, क्योंकि ये तो शुद्ध सिग्मा बंध है, ये थोड़े से अंश, मतलब थोड़े से नहीं, पूर्ण द्विबंध है, ये पूर्ण त्रिबंध है। सिग्मा बंध सबसे बड़ा, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध, ABC आ जाएगा। एक क्वेश्चन और क्या बताओ, एक क्वेश्चन और करके बताओ ना। यहां पर NH2, ठीक है। अब मैं यहां पर इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बंध को बोल रहा हूं A, इस कार्बन नाइट्रोजन के बंध को बोल रहा हूं B, ठीक है। ऐसे लोन पे लिख के नहीं दिया जाएगा, आपको खुद को मानना है ना। लोन पे लिख के नहीं दिया जाएगा, आपको खुद को मानना है। आपको बताना है कि A बड़ा होगा या B बड़ा होगा। बंध लंबाई की तुलना करनी है, बंध लंबाई की तुलना करनी है। मैंने आपको बता दिया शुद्ध सिग्मा बंध, फिर सिंगल में डबल, फिर डबल में सिंगल, और फिर शुद्ध द्विबंध। अनुनाद और अतिसंयुग्मन की वजह से सिग्मा में द्विबंध के लक्षण आते हैं। अनुनाद और अतिसंयुग्मन की वजह से सिग्मा बंध में द्विबंध के लक्षण आते हैं। क्या यहां पर अनुनाद हो रहा है, क्या लोन पेयर सिग्मा पाई बंध, लोन पेयर सिग्मा पाई बंध हो रहा है, तो यहां पर आंशिक द्विबंध लक्षण आएंगे। क्या था तो सिग्मा बंध, लेकिन अनुनाद के कारण यहां पे आंशिक द्विबंध लक्षण आए। लेकिन क्या यहां अनुनाद हो रहा है, यहां पे लोन पेयर का किसी के साथ संयुग्मन नहीं है, तो यहां कोई अनुनाद ही नहीं है, यानी कि कैसा शुद्ध सिग्मा बंध है। ये तो है शुद्ध सिंगल बॉन्ड, और यहां पर आ गए तुम्हारे आंशिक द्विबंध लक्षण। क्या आ गए, आंशिक द्विबंध लक्षण आ गए ना। क्या आ गए, आंशिक द्विबंध लक्षण आ गए। यहां आ गए आंशिक द्विबंध लक्षण, यहां पे शुद्ध सिग्मा बंध है। कौन बड़ा होगा, B ग्रेटर देन A होगा। क्या होगा, B ग्रेटर देन A होगा। सारा खेल किसका है, क्वेश्चन करने का है बेटा। सारा खेल किसका है मेरे दोस्त, क्वेश्चन करने का है। इसको बोल रहा हूं A, इसको बोल रहा हूं B। आपको बताना है कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, ठीक है। और देखो, खट 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 खट, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं मैं। इसको बोल रहा हूं A, इसको बोल रहा हूं B। और देखो, और देख लो ना मेरे दोस्त, और देख लो। यहां पाई पाई पाई, यहां पे पाई और यहां पे पाई। इसको बोल रहा हूं A, इसको बोल रहा हूं B। और क्वेश्चन करेंगे, पहले 3 4 5 तो करके बताओ। और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले 3 4 5 तो करके बताओ। सर यहां तो पोस्ट करके कर रहे हो ना, पोस्ट का बटन दबाओ। अब उसको हटा दो। यहां तो सिग्मा बंद है, यहां पे पाई बंद है। सर A बड़ा होगा, B छोटा होगा। अरे लेकिन माय डियर, ये तो ऐसा होता ही नहीं है ना। बेंजीन में तो क्या होता है, सारे बंद एक जैसे होते हैं। याद आ रहा है, सारे बंद
एक जैसे होते हैं, यहां पर तो आंशिक द्विबंध चलता है ना सब जगह पर। इसकी दो संरचना बनती है, दो अनुनाद संरचना, और उन दो अनुनाद संरचना की मदद से ये बनता है। यही तो बताया था सबसे पहले अनुनाद जब सिखाया था कि यार मैं जब इसको लैब में लेके गया तो लैब में मैंने क्या देखा, लैब में मैंने देखा कि सारे के सारे बंध बराबर आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पाई सिग्मा पाई का अनुनाद चल रहा है, तो सारे के सारे बंध कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर जो बंध लंबाई का क्रम होगा वो क्या होगा, एक बी के बराबर होगा। अच्छा, जो मैंने बंध लंबाई के क्रम लिखे हैं, बंध सामर्थ्य के क्रम उसके उल्टा जाएंगे क्या? एक बंध सामर्थ्य के क्वेश्चन भी हो गई है। बंध सामर्थ्य और बंध लंबाई व्युत्क्रम अनुपाती होती है ना, तो उल्टा करोगे तो बंध सामर्थ्य के क्रम आ जाएंगे। बात समझ गए? हाँ भाई, यहां पे बताओ ए और बी का क्या है? सर यहां पे भी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा अनुनाद चल रहा है, तो यहां पर भी ए और बी जो होगा वो बराबर होगा। लेकिन माय डियर, यहां पर इसका वो होता है टब शेप। कौन सा शेप होता है? टब शेप होता है। और टब शेप होने की वजह से यहां अनुनाद नहीं होता, और अनुनाद नहीं होता तो ये पाई पाई रहेगा और ये सिग्मा सिग्मा ही रहेगा, क्योंकि इनके पी कक्षक समांतर नहीं होते। बहुत चीख चीख के मैंने आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वाले में बताया था आपको ये। तो ये पाई का पाई रहेगा, ये सिग्मा का सिग्मा ही रहेगा। यानी कि यहां जो बंध लंबाई का क्रम होगा वो बी का ए से ज्यादा होगा, क्योंकि बी पूर्ण रूप से सिग्मा बंध है, ए पूर्ण रूप से द्विबंध है। बात समझ गए? पांचवा वाला बताओ, पांचवा। क्या आप लोगों ने पांचवा क्वेश्चन कर लिया है? पोज करके करना है ना, पोज करके करना है। आपको याद है इसमें यहां पर हाइड्रोजन हुआ करता था, हाइड्रोजन हुआ करता था, और उन हाइड्रोजन हाइड्रोजन में विकर्षण होता था, जिस कारण से ये नॉन एरोमेटिक हो जाता था और ये असमतलीय हो जाता था, और असमतलीय होने के कारण यहाँ पे अनुनाद बंद हो जाता था, रेजोनेंस बंद हो जाता था। और अगर अनुनाद ही बंद हो गया तो क्या ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई में अनुनाद होगा? नहीं होगा। तो ये पाई का पाई रहेगा, ये सिग्मा का सिग्मा रहेगा। यानी कि यहां पर अगर मैं बंध लंबाई की तुलना करूंगा तो बी की ए से ज्यादा आएगी, क्योंकि बी तो है पूर्ण सिग्मा बंध और ए है पूर्ण पाई बंध। बात समझ गए? और बंध सामर्थ्य का क्रम इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। जो बंध लंबाई का क्रम है उसका उल्टा बंध सामर्थ्य का क्रम आ जाएगा। बात समझ गए क्या? जो बंध लंबाई का क्रम है, बंध सामर्थ्य का क्रम उसका जस्ट उल्टा आ जाएगा। बात समझिए? क्लियर है क्या? क्लियर? खूब सारा क्वेश्चन करने हैं, सारा खेल क्वेश्चन का है। अलग अलग प्रोफाइल के सवाल करा रहा हूं, कहां पे पंगा होता है बस वो सुनते रहो और इनको स्टार लगाते रहो, कि जैसे इसमें बंध लंबाई बराबर हो, मतलब दिख रहा है ना, और ये वाला यहां गलती होने के चांस होते हैं। ये सब तो कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां गलती होने के चांस होते हैं। ये तीन क्वेश्चन यहां पे बंध लंबाई बराबर क्यों आ रही है? क्योंकि दो अनुनाद संरचना बनती है, दोनों एक जैसी बनती है, दोनों का योगदान जो अनुनाद संकर में होता है वो बराबर होता है, तो सारी बंध लंबाई एक जैसी आती है, इसलिए ए बराबर बी। यहां अनुनाद ही बंद हो गया क्योंकि टप शेप में चला जाता है, तो जो सिग्मा बंद है वो सिग्मा बंदी रहेगा, जो पाई बंद है वो पाई बंदी रहेगा, जो सिग्मा बंद है वो सिग्मा बंदी रहेगा, जो पाई बंद है वो पाई बंदी रहेगा। क्योंकि दो हाइड्रोजन में विकर्षण लगता है, उसके कारण से नॉन एरोमेटिक हो जाता है, असमतुल्य हो जाता है, अनुनाद बंद हो जाता है। बात समझ गए? पोज करके छाप लो, पोज करके छाप लो ना। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ सारा खेल किसका है? क्वेश्चन का। सारा खेल किसका है? क्वेश्चन का। ये कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन की बंध लंबाई को ए बोल रहा हूं और ये वाले की बी बोल रहा हूं। ठीक है, आपको बंध लंबाई की तुलना करनी है। आपको क्या करना है? बंध लंबाई की तुलना करनी है ना, है ना। इसको ए बोल दे रहा हूं और इसको बी बोल दे रहा हूं। ठीक है, बंध लंबाई की तुलना करनी है। इसको ए बोल दे रहा हूं, इसको बी बोल दे रहा हूं और इसको सी बोल दे रहा हूं। बंध लंबाई की तुलना करनी है। सारा खेल किसका है? क्वेश्चन करने। ठीक है, कर लो। इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, इस सी को। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की बंध लंबाई को ए, इस कार्बन की बंध लंबाई को बी, इस कार्बन की बंध लंबाई को सी। ए बी सी की तुलना करनी है। ठीक है,
क्या करनी है, ए बी सी की तुलना करनी है ना। क्या करना है, ए बी सी की तुलना करनी है। क्या करना है, ए बी सी की तुलना करनी है। क्या करना है, ए बी सी की तुलना करनी है। हाँ भाई, 6th वाला कर लिया क्या, पोज करके करना है माय डियर यार। 6th वाला कर लिया क्या, पोज करके करना है। अब आप एक चीज बताओ, जब ये ऋणायन यहां पर इस पाइबंध के साथ संयुग्मन में होगा तो जो अगली अनुनाद संरचना होगी क्या हूबहू इसके जैसी होगी, क्या हूबहू इसके जैसी होगी। यानी कि दो अनुनाद संरचना बन सकती है और दोनों एक जैसी है, और दोनों एक जैसी है तो योगदान भी एक जैसा होगा, योगदान भी एक जैसा होगा। तो यहां जो अनुनाद संकर बनेगा ना मेरे दोस्त, यहां जो अनुनाद संकर बनेगा वो दोनों की वजह से बनेगा, यहां पे -½ और यहां पे -½ तो ये जो आंशिक द्विबंध है और ये जो आंशिक द्विबंध है क्या एक जैसा है, हाँ एक जैसा है। कभी पाई कभी सिग्मा बीच का, कभी सिग्मा कभी पाई बीच का, यानी कि ये वाला बंध और ये वाला बंध बिल्कुल हूबहू एक जैसा है। इसलिए ए और बी की बंध लंबाई कैसी होगी, एक जैसी होगी। तो यहां बंध लंबाई का जो क्रम आएगा वो आएगा ए बराबर बी। क्या आएगा, ए बराबर बी। तो बंध सामर्थ्य का क्रम क्या आएगा, ए बराबर बी। जो बंध लंबाई है वही तो बंध सामर्थ्य है, बात समझ गए। अगला वाला, आप अनुनाद संरचना बना के देखो। अनुनाद संरचना बनाने के बाद आपको पता चलेगा क्या दोनों अनुनाद संरचना एक जैसी है, और अगर नहीं है तो वो अपने स्थायी के अनुसार योगदान करती है। जो ज्यादा स्थायी होगी उसके लक्षण ज्यादा दिखेंगे अनुनाद संकर में। हमें अनुनाद संकर को सोच के आंसर करना है ए और बी के बारे में, बात समझ गए। अब जैसे यहां पर आप दूसरी अनुनाद संरचना बनाओगे तो यहां लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इस पाइबंध के साथ संयुग्मन में होता है। तो अगली जो अनुनाद संरचना बनेगी क्या वो ये वाली बनेगी, क्या ये वाली बनेगी। इन दोनों अनुनाद संरचना में से ज्यादा स्थायी कौन है, ये उदासीन है और ये आवेश वाली है। तो उदासीन वाली अनुनाद संरचना आवेश वाली से ज्यादा स्थायी होती है। तो ज्यादा योगदान अनुनाद संकर में किसका होगा, उदासीन वाली का होगा। अनुनाद संकर कैसा दिखेगा मेरे दोस्त, जय भोले। यहां पे आंशिक पाइबंध, यहां पे आंशिक पाइबंध, यहां पे डेल्टा ऋणायन, यहां पे डेल्टा धनायन। इसमें ज्यादा योगदान किसका होगा, इस वाली का ज्यादा योगदान होगा क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है, बात समझ गए। अगर ये वाली ज्यादा स्थायी है तो हम इसके चरित्र को देख के बताएंगे कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। इसमें कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन का तो ए है बंध लंबाई और कार्बन सिग्मा बंध ऑक्सीजन का बी है लंबाई। होंगे तो दोनों आंशिक द्विबंध, लेकिन यहां द्विबंध से सिग्मा बंध बना है और यहां सिग्मा बंध से द्विबंध बना है। डबल में सिंगल के कैरेक्टर आ रहे हैं, सिंगल में डबल के कैरेक्टर आ रहे हैं। तो सिंगल में डबल बढ़िया या डबल में सिंगल, सिंगल में डबल बढ़िया। यानी कि यहां जो बंध लंबाई होगी वो बी की ए से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें सिग्मा बंध के चरित्र ज्यादा है और इसमें द्विबंध के चरित्र ज्यादा है और इसका योगदान इसमें ज्यादा है। तो इसकी वजह से द्विबंध के चरित्र ज्यादा रहेंगे, इसकी वजह से सिग्मा बंध के चरित्र ज्यादा रहेंगे। तो सिग्मा बंध बड़ा होता है, द्विबंध छोटा होता है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। अनुनाद संरचना बना के देखी, प्रत्येक अनुनाद संरचना का योगदान देखो, जो ज्यादा स्थायी है उसका योगदान ज्यादा होगा, उसके हिसाब से आंसर करना है। अगला बताओ, अगला बताओ ना, अगला बताओ। यहां पर देखो, क्या ये ऋणायन इस पाइबंध के साथ अनुनाद करेगा, और जब ये ऋणायन इस पाइबंध के साथ अनुनाद करेगा तो जो इसकी अगली अनुनाद संरचना बनेगी क्या वो ऐसी बनेगी, क्या जिस तरह से ये इसके साथ कर सकता था ये वाला इसके साथ भी कर सकता है, वो भी ऐसी बनेगी क्या। यानी कि 3 अनुनाद संरचना बनेगी और तीनों एक जैसी होगी, क्या तीनों एक जैसी होगी। तीनों में एक जैसे ही सिग्मा और पाइबंध के लक्षण होंगे, यानी कि ए बी सी, क्योंकि तीनों अनुनाद संरचना एक जैसी है, तीनों का योगदान अनुनाद संकर में एक जैसा होगा, तीनों की बंध लंबाई एक जैसी होगी। तो यहां जो बंध लंबाई का क्रम आएगा ना वो आएगा ए बराबर बी बराबर सी। यहां पे अगर बंध लंबाई का क्रम बी ग्रेटर देन ए आया है तो बंध सामर्थ्य का क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा ए ग्रेटर देन बी। यहां पर कैसा आएगा, बराबर ही आएगा, क्योंकि तीनों अनुनाद संरचना, दो तो मैंने बना दी, एक और बन सकती है ऋणायन इस पाइबंध के साथ, और तीनों अनुनाद संरचना हूबहू एक जैसी होगी, तीनों का स्थायी एक जैसा होगा, और तीनों का स्थायी एक जैसा है तो तीनों का योगदान अनुनाद संकर में एक जैसा होगा, और एक जैसा होगा तो तीनों की बंध लंबाई भी तो एक जैसी होगी। बात समझ गए। 9th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अच्छा, 9th वाले क्वेश्चन में मैंने एक गड़बड़ कर दी, यहां पर द्विबंध, यहां पर द्विबंध, यहां पर द्विबंध बनाना है। इस तरह से द्विबंध बना के अब इसकी तुलना करो, अब तुलना करो। आई एम सॉरी,
द्विबंध 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 बनाओ, अब तुलना करो, द्विबंध 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 बनाओ, अब तुलना करो, अब होएगी, है ना, कर लो ना दोबारा, कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है। द्विबंध 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 बनाओ, अब तुलना करो, ठीक है। इस तरह से द्विबंध बना के फिर तुलना करो ABC की, पोज करके कर लो, पोज करके कर लो ना, पोज करके कर लो। हर एक तरह की प्रोफाइल के सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अलग अलग तरह की प्रोफाइल के सवाल करोगे तो ज्यादा झीम के जाओगे, समझ गए बात को, है ना। कोई भी तरह का क्वेश्चन टकरा जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। देखो जैसे यहां पर क्या गड़बड़ हो रही थी, यहां पर हमें लग रहा था कि यार पाई सिग्मा पाई में सर यहां अनुनाद हो रहा है, तो ये भी बराबर था, तो ये भी बराबर होने चाहिए, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी थी, यहां अनुनाद होता ही नहीं था, अनुनाद नहीं हो रहा, तो काय का फिर वो पाई सिग्मा पाई का आंशिक द्विबंध, कोई आंशिक द्विबंध नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये जो पाई बंद है सबसे पहले तो वो यहां से टूटता है। अब तोड़ने के भी तरीके हैं, मैं इसको दो तरीके से तोड़ सकता हूं। ये 7 सदस्य की वलय है। एक तरीका तो ये है माय डियर कि मेरे को प्लस और माइनस बनाना है। जब पाई बंद टूटेगा तो प्लस और माइनस के रूप में टूटेगा। अब जब प्लस और माइनस के रूप में टूटेगा तो मैं प्लस और माइनस मेरे हिसाब से बनाऊंगा जिससे कि यौगिक स्थायी बन सके। तो मैं माइनस यहां बनाऊंगा और मैं प्लस यहां बनाऊंगा, है ना, माइनस इसको दूंगा प्लस इसको दूंगा। ऐसा करने से ये भी एरोमेटिक हो रहा है और ये भी एरोमेटिक हो रहा है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 बंद 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ये भी एरोमेटिक, दोनों वाले एरोमेटिक हो रही है। लेकिन अगर मैं यहां प्लस लिखता यहां माइनस लिखता तो दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाती। तो जब बंद टूटेगा तो वो स्थायी के रूप में टूटेगा कि अस्थायी के रूप में? स्थायी के रूप में टूटेगा, यानी कि यहां दोनों वाले एरोमेटिक है। अब करो, हिंट दे दी मैंने आपको, एक बार हिंट दे दी, एक बार खुद से करो तब कॉन्फिडेंस आएगा, एक बार खुद से करो तब कॉन्फिडेंस आएगा, एक बार खुद से करो फिर कॉन्फिडेंस आएगा ना। इसी तरह से आप अगला वाला तोड़ोगे, अगले वाले को भी तोड़ने का स्टाइल कैसा रहेगा देखना जरा। यहां पर इस तरह से यहां माइनस और यहां प्लस लिखोगे, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक। जब आप इसको तोड़ोगे ना मेरा दोस्त, जब आप इसको तोड़ोगे तो चाह के भी आप दोनों को एरोमेटिक नहीं बना सकते, एक जगह माइनस लिखना पड़ेगा एक जगह प्लस लिखना पड़ेगा। अब देखना जरा, ये हो गई एरोमेटिक, ये भी हो गई एरोमेटिक, ये हो गई एरोमेटिक, ये भी हो गई एरोमेटिक, ये तो हो गई एरोमेटिक ये, लेकिन ये हो गई एंटी एरोमेटिक। पंगा इन दोनों के साथ है कि ये भी एरोमेटिक एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक एरोमेटिक, इसके साथ तो पंगा ही नहीं है, तो सबसे आखिरी में आएगा। ये टूटना ही नहीं चाहेगा क्योंकि एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रही है, तो इसको टूटने में सबसे ज्यादा समस्या होगी, और जिसको टूटने में सबसे ज्यादा समस्या होगी वो उसी रूप में रहना पसंद करेगा, यानी कि पाई बंद के रूप में ही रहना पसंद करेगा। क्या ये सिग्मा बंद के रूप में जा सकते हैं क्या बी और ए वाले? हाँ जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो स्थायी फील कर रहे हैं, दोनों एरोमेटिक हो जा रहे हैं। लेकिन ये तो स्थायी फील नहीं कर रहा, तो ये द्विबंध के रूप में रहना पसंद करेगा। द्विबंध छोटा होता है, लेकिन इन दोनों में से सिग्मा बंध के लक्षण कहां ज्यादा होंगे वो सोचने वाली बात है। यहां पे देखो, ये वाली वलय और ये वाली वलय तो सेम है, खेल किसका है? इस बड़ी वाली वलय और इस छोटी वाली वलय। जब आप इसमें अनुनाद संरचना बनाओगे ना मेरे दोस्त, तो इस एरोमेटिक की 7 एक जैसी अनुनाद संरचना बनेगी। इक्विवेलेंट मतलब एक जैसी अनुनाद संरचना। ये प्लस यहां भी आएगा, 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 ऐसे करके देखो, यहां आएगा फिर यहां आएगा फिर यहां आएगा, मतलब 7 अनुनाद संरचना बनेगी। अरे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, हर एक कार्बन पे एक बार धनायन आएगा, 7 अनुनाद संरचना बनेगी। मैंने आपको इस तरह के एग्जाम्पल भी कराए थे, याद हो तो, इस तरह के एग्जाम्पल कराए थे। इसकी 5 अनुनाद संरचना बनती थी एक जैसी। अब इसी को मैंने ऐसे बड़ा करके लिख दिया, इसकी कितनी बन जाएगी? 7 बन जाएगी। जितने कार्बन उतनी अनुनाद संरचना, ठीक है ना, जितने कार्बन उतनी अनुनाद संरचना, तो 7 बनेगी। बात समझ गए? कितनी बनेगी? 7 बनेगी। जबकि इसकी कितनी बनेगी? इसकी 3 अनुनाद संरचना बनेगी। इसकी कितनी बनेगी? 3 अनुनाद संरचना बनेगी। एरोमेटिक तो दोनों थे, वो तो कैंसिल हो गया, उससे तो जज नहीं कर सकते, उससे तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते कौन सिग्मा बन। लेकिन यहाँ पे 7 अनुनाद संरचना है, यहाँ पे 3 अनुनाद संरचना। तो जल्दी से कौन सा बंध टूटना पसंद करेगा? पाई बंध में रहना पसंद नहीं करेगा, ये नहीं करेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा रहने से एरोमेटिक भी हो रहा है और 7 एक जैसी अनुनाद संरचना भी बन रही है। ऐसा करने से एरोमेटिक भी हो रहा है लेकिन 3 अनुनाद संरचना बन रही है। ये भी सिग्मा बंध में रहेगा, ये भी सिग्मा बंध में रहेगा, लेकिन जल्दी से कौन टूट जाएगा? ये वाला फिर ये वाला, और ये तो पाई बंध में रहना पसंद करेगा क्योंकि एक एरोमेटिक है, एक एंटी एरोमेटिक। तो जब मैं बंध लंबाई की बात करूंगा ना मेरा दोस्त, तो बंध लंबाई ए की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की, क्योंकि ए हमेशा सिग्मा बंध में रहना पसंद करेगा,
बी भी रहना पसंद करेगा, लेकिन बी ए से कम स्थायी है टूटने पर, और सी तो टूटने पर भयंकर अस्थायी है, एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है। बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक एग्जांपल और करते हैं, अच्छा लगेगा। आप परेशान मत हो, देखो क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेकिन अब हो जाना चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया, आपसे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ले ही अलग अलग टाइप की प्रोफाइल रहा हूं। एक जैसे क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है ना, मैं हर एक क्वेश्चन में एक नई प्रोफाइल डाल रहा हूं कि इसमें ये रीजन लगेगा, इसमें ये रीजन लगेगा, इसमें ये रीजन लगेगा। आपको सारी तरह की प्रोफाइल कवर करा रहा हूं। जितने मैंने प्रोफाइल दे रहा हूं ना, उसके बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो नाम बदल देना। कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? किसकी बात कर रहा हूं? कंसेप्ट की। अब इसमें यहां पर आपको इसकी बंध लंबाई की तुलना करनी है, इस कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन की, इस कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन की, और इस कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन की बंध लंबाई की बात करनी है। आपको देखना है क्या शुद्ध सिग्मा बंध है, क्या सिंगल में डबल आ रहा है, क्या डबल में सिंगल आ रहा है, कितनी बार उस बंध को सिग्मा बंध बनने का मौका मिल रहा है, ये सब आपको देखना है। कितनी बार उस बंध को सिग्मा बंध बनने का मौका मिल रहा है, जितना बार सिग्मा बंध बनने का मौका मिलेगा उतनी ज्यादा उसके बंध लंबाई होगी, और जितने ज्यादा बार पाई बंध बनने का मौका मिलेगा उतनी कम बंध लंबाई होगी। तो इसको देख के तो साफ साफ लग रहा है सर यहां तो कोई अनुनाद वनुनाद ना हो रहा, ये तो पूर्ण रूप से द्विबंध के रूप में रहेगा। लेकिन सर यहां अनुनाद हो रहा है, और यहां अनुनाद हो रहा है तो इसकी कितनी अनुनाद संरचना बनेगी? एक तो ये वाली बन जाएगी O माइनस, और यहां पे प्लस, और यहां पे द्विबंध। फिर एक ये वाली बनेगी, याद है, यहां पे द्विबंध, यहां पे धनायन और O माइनस, ठीक है। यानी कि इसकी 3 अनुनाद संरचना बनी, एक खुद, दूसरी है, तीसरी है, जिसमें से 2 अनुनाद संरचना में इसको सिग्मा बंध रहने का मौका मिला। ये भी सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध, 2 अनुनाद संरचना में सिग्मा बंध रहने का मौका मिला। इसमें कितनी अनुनाद संरचना बनेगी जिसमें सिग्मा बंध रहने का मौका मिलेगा? ये नहीं होता तो 2 में मिलता, ये आया तो 3 अनुनाद संरचना होगी जिसमें सिग्मा बंध रहने का मौका मिलेगा। यहां 2 अनुनाद संरचना में सिग्मा बंध, और यहां 3 अनुनाद संरचना में सिग्मा बंध। बना के देखो ना यार, बना के देखो, एक बार खुद से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब यहां पे बंध लंबाई का क्रम देखना है हमें। उसमें 3 अनुनाद संरचना में सिग्मा बंध रहा, इसमें 2 अनुनाद संरचना में सिग्मा बंध रहा, और इसमें तो अनुनाद संरचना ही नहीं है, पूर्ण रूप से पाई बंध है। 3 में सिग्मा बंध सबसे बड़ा बंध तो उसका ही होगा, फिर उसके बाद बी वाला होगा, फिर ए वाला होगा। ये तो बंध लंबाई का क्रम आया। अगर बंध सामर्थ्य की बात करूं तो उल्टा आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि जिसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है उसका बंध सामर्थ्य कम होता है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। दिखाया मैंने आपको, देखो एक इसकी ये बनेगी पहले तो, फिर उसके बाद ये वाली बनेगी। कोई नई चीज तो ये नहीं, अनुनाद चलाना आपको सिखा रखा है। अरे अंकल पहले ये, सॉरी अंकल बोले, और फिर ये यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, ये पाई बंध टूटेगा तो माइनस प्लस फिर पाई, समझ रहे हो ना, इस तरह से। सबसे पहले तो ये वाला बंध टूटेगा ना, फिर उसके बाद ये यहाँ आएगा, फिर ये बनेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो धनायन आएगा, फिर एक पाई बंध और होगा इस तरह से, तो फिर वो पाई बंध इधर आएगा, वो धनायन इधर आ जाएगा, तो एक और बन जाएगी उसके लिए। तो उसमें 3 अनुनाद संरचना में सिग्मा बंध है, यहाँ 2 अनुनाद संरचना में सिग्मा बंध है, और यहाँ तो पूर्ण रूप से पाई बंध है। इसकी बंध लंबाई का क्रम ही आएगा, इसका बंध सामर्थ्य का क्रम ही आएगा। छाप लो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है। छाप लो मेरे दोस्त। हाँ भाई छाप लिया गया, छाप लो बराबर, छाप लो ना, ठीक है। वापस से एक ऊर्जा के साथ अपन करेंगे, ठीक है। तो ये बंध सामर्थ्य और बंध लंबाई की बात थी, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ भी ना है। देखो मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूं, जो भी आज अपन ने पढ़ा है देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा था, ध्यान से सुनना। पिछली क्लास का जो आपकी दिक्कत चल रही थी उसको क्लियर किया।
धनायन, मुक्तमूलक, ऋणायन अगर आपको बेंजाइलिक स्थिति पे दे रखे हो और ऑर्थो पैरा पे कोई समूह दे रखा हो उसके, या पैरा पे समूह दे रखा हो उसके, ऑर्थो पे या पैरा पे, तो मीजोमर भी लगेगा, अतिसंयुग्मन भी लगेगा, प्रेरणिक भी लगेगा। डिपेंड करेगा कि वो मीजोमर लगा सकता है नहीं लगा सकता, अतिसंयुग्मन लगा सकता है नहीं लगा सकता, प्रेरणिक तो लगाएगा ही लगाएगा। बात समझ गए, ठीक है। लेकिन ऑर्थो पैरा पे ही मीजोमर और अतिसंयुग्मन लगता है, मेटा पे केवल प्रेरणिक प्रभाव लगता है। क्लियर है क्या? इतनी सी बात है। अगर बेंजीन पे खुद पे धनायन, मुक्तमूलक और ऋणायन आ जाए तो ऐसे केस में वो कहीं हिल नहीं सकता, वो विस्थानीकरण नहीं कर सकता, वो अनुनाद में नहीं जा सकता, वो अतिसंयुग्मन में नहीं जा सकता, उस पर केवल और केवल प्रेरणिक प्रभाव लगेगा। ये जी समूह केवल प्रेरणिक प्रभाव लगा सकते हैं। जितने करीब होंगे उस धनायन, ऋणायन, मुक्तमूलक के उतना ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव लगेगा। अब जी पे निर्भर करता है कि वो माइनस आई लगाएगा कि प्लस आई लगाएगा, लेकिन लगेगा सिर्फ प्रेरणिक प्रभाव। और क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर आधारित होता है, दूरी का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो दूर जाते जाएंगे तो प्रेरणिक प्रभाव घटता चलेगा, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो। क्लियर है? ठीक है। फिर अपन ने बात करी थी बंध सामर्थ्य की, एक बार तुरंत रिवाइज कर लेते हैं ना। फिर अपन ने बंध सामर्थ्य और बंध लंबाई की बात करी। एक एग्जांपल या सिग्मा बंध, द्विबंध, त्रिबंध का। सिग्मा बंध की बंध लंबाई 1.54, 1.33, 1.20, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। सिग्मा बंध बड़ा होता है, द्विबंध छोटा होता है, त्रिबंध बहुत छोटा होता है। तो बंध लंबाई ए की बी से ज्यादा, बी की सी से ज्यादा आ जाएगी। अगर मैं बंध सामर्थ्य की बात करूंगा तो एक डंडा दिया किसी को एक डंडा दिया, उसने आसानी से तोड़ दिया। याद है वो बचपन की कहानी कि 4 भाई थे, 4 भाई को पिताजी ने एक एक डंडा दिया, आसानी से तोड़ दिया। फिर चारों को एक एक बार में 4-4 डंडे दिए, नहीं टूट पाए उनसे। संगठन में शक्ति, तो यहाँ संगठन में शक्ति चल रही है, तो इसका बंध सामर्थ्य ज्यादा है, इसका बंध सामर्थ्य कम है। बंध लंबाई इसकी ज्यादा है लेकिन इसका बंध सामर्थ्य कम है, क्योंकि सिग्मा तो सब में ही है, इसमें एक्स्ट्रा पाई भी आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। तो एक तो पता चल गया कि बंध लंबाई बंध सामर्थ्य के व्युत्क्रम अनुपाती होगी। दूसरा केस था बंध सामर्थ्य जो होता है वो कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है वो सुनो। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो मुझे इस कार्बन एच और कार्बन एच बी के बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है। किसकी तुलना करनी है? बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है। तो मैं बंध सामर्थ्य के क्वेश्चन को कैसे करूंगा? मैं मुक्त मूलक बनाऊंगा। जिस बंध की मुझे बंध सामर्थ्य की तुलना करनी है मैं उसको तोड़ूंगा, समांश विखंडन करके मुक्त मूलक बनाऊंगा। जो मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होगा उसका बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा, क्योंकि वो मुक्त मूलक तभी तो बना है जब वो बंध टूटा है। तो जो ज्यादा स्थायी होगा वो आसानी से बन जाएगा, उसको तकलीफ ही नहीं है। तो इसका बंध सामर्थ्य कम होगा, इसका बंध सामर्थ्य ज्यादा होगा। अब बंध सामर्थ्य निकल गया हमारा, हमने स्थायी की तुलना करी, उसका उल्टा कर दिया, बंध सामर्थ्य आ गया। जो बंध सामर्थ्य कम है, बंध लंबाई का क्रम उसका उल्टा होगा, यानी कि ये वाला बंध बड़ा होगा या ये वाला बंध बड़ा होगा, ये वाला बंध बड़ा होगा, ये वाला बंध छोटा होगा। क्लियर है? इस तरह से फिर कुछ क्वेश्चंस कराए। ध्यान रहे कि ये विनाइल मुक्त मूलक है, sp2 पे मुक्त मूलक के विस्थानीकरण नहीं कर रहा, वहीं पड़ा है, sp2 पे है, अधिक विद्युत ऋणाई पे है, खुद भी अस्थायी है, और अधिक विद्युत ऋणाई पे होने पे और ज्यादा अस्थायी हो गया, जबकि ये अनुनाद में जा रहा है, ये ज्यादा अस्थायी। तो आपको प्रत्येक आइटम के लिए उसकी खामियां और उसकी अच्छाइयां लिख लेनी है। जैसे इसकी खामी लिख ली, इसकी अच्छाई लिख ली, इसकी अच्छाई लिख ली, उसके हिसाब से स्थायी की तुलना कर ली और बंध सामर्थ्य का क्रम निकाल लिया। बोलो ना यार, स्थायी का उल्टा आ जाएगा ना। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने बंध लंबाई की बात करी। मेरा सीधा सा मतलब है, जब अपन अनुनाद करते थे ना, तो अनुनाद में क्या होता था मेरे दोस्त, पाई सिग्मा धनायन की बात आती थी। तो वो जो सिग्मा बंध था पाई सिग्मा धनायन में, उसमें आंशिक द्विबंध आते थे कि नहीं आते थे? आते थे। आंशिक द्विबंध आते थे, सिग्मा में आंशिक द्विबंध आते थे। तो अनुनाद और अतिसंयुग्मन की वजह से सिंगल बॉन्ड में तो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। लेकिन सिंगल में डबल के कैरेक्टर आ रहे हैं, है तो वो सिंगल ही, डबल में सिंगल के कैरेक्टर आ रहे हैं, लेकिन इज्जत तो उसकी डबल वाली है। बात समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई होगी प्योर सिग्मा बॉन्ड की, शुद्ध सिंगल बॉन्ड की। उसके बाद सिंगल में डबल, क्योंकि सिंगल के चरित्र ज्यादा है। फिर डबल में सिंगल, क्योंकि डबल के चरित्र ज्यादा है। और फिर शुद्ध रूप से डबल बॉन्ड, यानी कि प्योर डबल बॉन्ड की बात आ जाएगी। देखो ऐसे होता है रिवीजन, ऐसे होता है ना, खटाक खटाक रिवीजन होता है। अब यहाँ पे पहला सवाल कराया सिग्मा बंध, द्विबंध, त्रिबंध। सिग्मा बंध सबसे बड़ा, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आ गया। ये बंध लंबाई का क्रम है, बंध सामर्थ्य का उल्टा हो जाएगा। बंध सामर्थ्य के क्वेश्चन भी हो गए, इन्हीं क्वेश्चन को डबल कर लो। जो बंध लंबाई का क्वेश्चन है वही बंध सामर्थ्य हो गया। फटाफट इसलिए बोल रहा हूं, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन का लो, इस कार्बन नाइट्रोजन की बंध लंबाई, इस कार्बन नाइट्रोजन की बंध लंबाई को हमें नापना था कि कौन ज्यादा बड़ी है कौन ज्यादा छोटी है। मैंने देखा ये लोन पेयर सिग्मा पाई बंध यहाँ संयुग्मन है, उसकी वजह से इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आंशिक द्विबंध आ सकता है, जबकि यहाँ तो पूर्ण रूप से सिग्मा बंध है। सिग्मा बंध आंशिक द्विबंध से तो बड़ा ही होगा, तो बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा ना बंध लंबाई।
फिर यहां पे मुझे पता है कि बेंजीन की जो दोनों संरचनाएं बनती है अनुनाद के बाद वो एक जैसी बनती है, और अगर एक जैसी बनती है तो उनका योगदान अनुनाद संकर में एक जैसा होगा, और हमें बंध लंबाई जहां जहां पे अनुनाद होगा ना वहां पे अनुनाद संकर के द्वारा देनी पड़ेगी। इस अनुनाद संकर में सारे बंध बराबर हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो, इसलिए बंध लंबाई दोनों की बराबर है, और बंध लंबाई बराबर तो बंध सामर्थ्य भी बराबर। लेकिन यहां पे अनुनाद नहीं होता था क्योंकि ये टप शेप का होता था, टप शेप की वजह से इसके जो पी कक्षक होते थे वो समांतर नहीं होते थे। अनुनाद बंद तो जो द्विबंध है वो द्विबंधी होगा, जो सिग्मा बंध है वो सिग्मा बंध होगा, और सिग्मा बंध बड़ा होता है द्विबंध से। बोलना हाँ या ना, हाँ या ना, सिग्मा बंध बड़ा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में विकर्षण के कारण ये वलय असमतलीय हो जाती है, पी कक्षक इधर उधर निकल लिए, और पी कक्षक अगर असमतलीय हो गए, पी कक्षक अगर समांतर नहीं रहे तो काय का अनुनाद, और जब अनुनाद ही नहीं है तो जो सिग्मा है वो सिग्मा है, जो पाई है वो पाई है, यानी कि सिग्मा बड़ा है पाई से। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए जहां पे अनुनाद संभव हो तो उसकी सारी अनुनाद संरचना बना के देखा करो। जब अनुनाद संभव हो तो उसकी सारी अनुनाद संरचना बना के देखो। यहां पे ए और बी, दूसरी ए और बी भी एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों का योगदान अनुनाद संकर में समान है, यानी कि ये और ये बंध समान आएगा। इसकी भी दोनों अनुनाद संरचना बना के देखी, लेकिन ज्यादा योगदान इसका होगा क्योंकि उदासीन है और ये आवेशित है ना यार, ये उदासीन है और ये आवेशित है, और उदासीन वाले का अनुनाद संकर में योगदान ज्यादा होता है। मैंने अनुनाद संरचनाओं के स्थायी का क्रम लिखाया था, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सहसंयोजक बंध, फिर अष्टक पूर्ण वाली, फिर उदासीन आवेश वाली से ज्यादा स्थायी होती है, फिर आवेश जो ऋणात्मक आवेश होता है वो ज्यादा विद्युत ऋणाय पे स्थायी होता है, फिर समान आवेश दूरी पे होना चाहिए, विपरीत आवेश पास में होना चाहिए, और सबसे आखिरी में प्रेरणिक प्रभाव देख लिया करो, ठीक है ना। तो यहां पर ये ज्यादा स्थायी होगा तो इसके जैसे लक्षण दिखेंगे। इसमें द्विबंध आ रहा है, इसमें सिग्मा बंध आ रहा है, तो सिग्मा बंध ही होगा, इसमें द्विबंध ही होगा, तो बी ग्रेटर देन ए हो गया। मतलब इसमें सिग्मा बंध के लक्षण ज्यादा है, इसमें द्विबंध के लक्षण ज्यादा है, इसी के लक्षण ज्यादा इसमें दिखेंगे। तो ये वाले में सिग्मा बंध के लक्षण ज्यादा होंगे, इस वाले में द्विबंध के लक्षण ज्यादा होंगे, और सिग्मा बंध बड़ा होता है। फिर इसमें देखा तो तीनों अनुनाद संरचना, मैंने 3 नहीं बनाई, मैंने 2 बनाई, आप तीनों बनाओगे, तीनों एक जैसी आएगी, तीनों का योगदान अनुनाद संकर में एक जैसा होगा, यानी कि सारे बंध बराबर होंगे, ए बराबर बी बराबर सी। बोल हाँ या ना, ठीक है। ऐसे होता है रिवीजन, ऐसे होता है रिवीजन, बात समझ रहे हो क्या, ऐसे होता है रिवीजन, बात समझ रहे हो क्या। फिर नौवां एग्जाम्पल में हमने क्या किया भाई, हम इस वलय को तोड़ सकते हैं, हम इस वलय को तोड़ सकते हैं। तोड़ने के 2 तरीके थे, मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखा देता हूं कि दूसरे तरीके से मैं इसको कैसे तोड़ सकता था। मैं दूसरे तरीके से इसको ऐसे तोड़ सकता था, पाई पाई, यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई। भाई एक तो ऋणायन और धनायन में तोड़ सकता था, एक इसको धनायन बना देता और इसको ऋणायन बना देता। ऐसा करने से ये भी एंटी एरोमेटिक हो गई, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गई, तो ऐसे नहीं टूटेगी। हमेशा कोई भी आइटम, कोई भी यौगिक अपने आप को स्थायी करने के लिए चीजों को तोड़ता है, चीजों के साथ खेलता है। तो यहां पे ये इस तरह से टूटेगा, या इस तरह से टूटेगा, जिससे दोनों वलय स्थायी हो। बेचारा इसके पास कोई चांस नहीं था, चाहे ऋणायन उधर लिखो चाहे धनायन उधर लिखो, दोनों वलय एक जैसी है, तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, यानी कि द्विबंध में रहना पसंद करेगा। ये दोनों सिग्मा बंध में रहना पसंद करेंगे, लेकिन ज्यादा सिग्मा बंध के चरित्र कहां आएंगे, ज्यादा सिग्मा बंध के चरित्र यहां आएंगे, क्योंकि 7 अनुनाद संरचना यहां देखने को मिलेगी, यहां 3, तो 7 बार सिग्मा बंध के वो देखने को मिलेंगे, यहां 3 बार देखने को मिलेंगे, ज्यादा सिग्मा बंध के चरित्र यहां होंगे। बात समझ गए क्या, बात समझ गए क्या, ठीक है। फिर उसके बाद ये आखिरी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसमें क्या बताया था, यहाँ पूर्ण द्विबंध है, यहाँ अनुनाद हो रहा है, और अनुनाद हो रहा है तो पाई सिग्मा पाई की वजह से 2 संरचनाओं में सिग्मा बंध है, यहाँ 3 संरचनाओं में सिग्मा बंध है, जिसमें ज्यादा सिग्मा बंध होंगे उसके सिग्मा बंध चरित्र ज्यादा होंगे, इसलिए CBA और बंध सामर्थ्य ABC। बोल हाँ या ना, छाप ले। हाँ ये तो लिख लिया था ना भैया, ये तो लिख लिया था तुमने, है ना। मैं तो रिवीजन करा रहा था तुम्हारा पूरा का पूरा। क्या पूरा रिवीजन हो गया, क्या अच्छे से समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन नहीं है। बात समझ गए क्या? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, अब हमें जो पढ़ना है ना, उसमें पूरी जीओसी इस्तेमाल हो जाएगी, पूरी की पूरी जीओसी जितनी अभी तक पढ़ी है ना अपन ने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा, अपन ने मीजोमर पढ़ा, अपन ने अतिसंयुग्मन पढ़ा, अपन ने जितनी भी चीजें पढ़ी सब इस्तेमाल हो जाएगा। और वो क्या है, एसिड एंड बेस। सबसे ज्यादा सवाल जो जीओसी से आते हैं वो इसी टॉपिक में से आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल जो किसी टॉपिक में से आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। एसिड और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल एवं क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल एवं क्षार। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसमें क्या दिक्कत होगी। एसिड को अम्ल, बेस को क्षार बोलते हैं। एसिड को अम्ल और बेस को क्षार बोलते हैं।
3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बात करनी चाहिए, है ना। 3 चच्चा लोग थे जिन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहला जो था वो था अरेनियस। सबसे पहला जो था वो था अरेनियस, ये थे बड़े पापा। अरेनियस क्या थे? बड़े पापा। दूसरा था ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी। दूसरा क्या था? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ये थे छोटे पापा। और तीसरा था लुईस, ये सबसे छोटे पापा। तीनों ने अलग अलग बात कही, तीनों ने अलग अलग बात कही। हालांकि जो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी थे वो थोड़े से समझदार व्यक्ति निकले। उन्होंने क्या बात कही सुनना जरा ध्यान से सुनना। यहां लिख रहा हूं अम्ल, यहां लिख रहा हूं क्षार। जो अरेनियस था, अरेनियस के अनुसार अम्ल वो होता था जो H+ डोनेट करता था, यानी कि H+ दाता होता है। अरेनियस के अनुसार अम्ल वो होता है जो क्या होता है? H+ दाता होता था। अरेनियस के अनुसार क्षार वो होता है जो OH- दाता होता है। जो OH- का दान करता है ना, वो अरेनियस के अनुसार क्षार होता है। जो H+ का दान करता है वो अरेनियस के अनुसार अम्ल होता है। अरेनियस अम्ल, अरेनियस क्षार। अरेनियस ने 2 अलग अलग आइटम लेके अम्ल और क्षार को डिफाइन किया कि H+ देगा तो अम्ल होगा, OH- देगा तो क्षार होगा। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी शाणे निकले थोड़े से, बड़े पापा की बात सुनी, बड़े पापा की बात सुनी और थोड़ा सा अपने कंसेप्ट में बदलाव किया। उन्होंने बोला यार बड़े पापा, हम केवल H+ से ही बात कर सकते हैं, तुम H+ OH- की बात कर रहे हो। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी ने क्या बोला कि बड़े पापा जो H+ दाता होते हैं वो तो अम्ल होते हैं, आपके बात सही है। क्षार भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो H+ ग्राही होते हैं ना वो क्षार होते हैं। यानी कि दाता का मतलब डोनर, दाता का मतलब डोनर और ग्राही का मतलब एक्सेप्टर। इन्होंने एक H+ को लेके, एक ही प्रजाति को लेके अम्ल और क्षार को डिफाइन कर दिया। ज्यादा बढ़िया कौन? ब्रॉन्स्टन लॉरी। एक आइटम याद रखना पड़ेगा, अगर H+ दे रहा है तो अम्ल है, H+ ले रहा है तो क्षार है। इसमें H+ दे रहा है, OH- ले रहा है, 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई। देखो इनोवेशन तो आते रहता है। पहले लोग है ना, पहले लोग पत्ते में पानी पीते, ऐसे पानी पीते थे नदी में जाके, फिर पत्ते में पानी रखने लग गए, फिर घड़ा बनाने लग गए, उसमें रखने लग गए, फिर घड़े का ढक्कन बनाया, फिर बोतल बना ली, और अब तो विभिन्न प्रकार की बोतल आ रही है ना। मतलब ऐसे ऐसे भी पीने लग गए, ऐसे दबाते हैं बोतल को और पानी निकल जाता है, जाने कैसी कैसी बोतल आने लग गई। आ समझ लो, तो उसी प्रकार का है यहाँ पे। अरेनियस ने सबसे पहली बात करी थी कि H+ दाता को अम्ल कहते हैं, OH- दाता को क्षार कहते हैं। ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी ने थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया, बोला H+ दाता तुम्हारे अम्ल होंगे और H+ ग्राही जो होंगे वो तुम्हारे क्षार होंगे। लुईस अपनी अलग ही थ्योरी लेके आया कि यार ये तो इन्होंने बोल दिया, अब मैं भी यही बोलूंगा तो फिर क्या है, इनको ऐसा लगेगा कॉपी कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। तो इसने थोड़ी सी अपनी बात को चेंज कर दी। इसने बोला जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ग्राही होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे ना, वो तो होंगे लुईस अम्ल। नाम खुद का रखवाया इसने कि वो होंगे लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे ना, वो होंगे तुम्हारे वो क्या? लुईस बेस होंगे। लुईस एसिड वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, लुईस बेस वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। ब्रॉन्स्टन लॉरी ने बोला जो H+ एक्सेप्ट करें, जो H+ डोनेट करेंगे वो तो लुईस ब्रॉन्स्टन एसिड होंगे, जो H+ एक्सेप्ट करेंगे वो ब्रॉन्स्टन बेस होंगे। अरेनियस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे सारे क्वेश्चन ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी से हो जाएंगे और एक आध क्वेश्चन में लुईस की थ्योरी लगेगी। फिलहाल तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में लुईस की थ्योरी काम की नहीं है। हमारे तो सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। किससे? ब्रॉन्स्टन लॉरी से। देखो ब्रॉन्स्टन लॉरी ने क्या कहा था, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से, ब्रॉन्स्टन लॉरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। उन्होंने कही कि भैया ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये है फिनॉक्साइड आयन PHO- Na+, ये दोनों कर रहे हैं अभिक्रिया और बना ले रहे हैं PHCOO- Na+ PHOH। ध्यान से देख के बताओ क्या ये इसको H+ दे रहा है क्या? देखो यहां से H+ निकला, यहां पे माइनस आ गया, ऋणायन आ गया, इसके पास H+ आया, PHOH बन गया। जो H+ देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। H+ दाता क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल होता है।
H प्लस ज्यादा क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल मतलब एसिड, ए लिख दूं क्या, चलेगा, एसिड का ए। जो H प्लस लेता है वो क्षार होता है, ये बेस हो गया। जो H प्लस दे रहा है, देखो H प्लस देने के बाद ऐसा बन गया, ये H प्लस ले रहा है वो देखो ऐसा बन गया। जो H प्लस दे रहा है वो एसिड है, जो H प्लस ले रहा है वो बेस है। H प्लस देने के बाद प्रोटोन, H प्लस मतलब प्रोटोन, हाइड्रोजन नंगा है यहां पे, प्रोटोन। प्रोटोन देने के बाद जो प्रजाति बनती है, प्रोटोन देने के बाद जो प्रजाति बनती है उसको बोलते हैं संयुग्म क्षार, यानी कि कॉन्जुगेट बेस। हिंदी में लिख रहा हूं, संयुग्मन क्षार। क्या बोलते हैं, संयुग्मन क्षार बोलते हैं। एसिड का क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि H प्लस निकाल दिया तो बनने वाली प्रजाति होगी कॉन्जुगेट बेस। और बेस का क्या बनेगा, H प्लस लेने के बाद जो प्रजाति बनती है ना वो होती है कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि संयुग्मन अम्ल। क्या बोलेंगे, संयुग्मन अम्ल। पता है क्यों, अगर आप इसको उल्टा सोचो, उधर से सोचते हैं तो वो H प्लस दे रहा है इसको, तो वो एसिड की तरह काम करेगा, ये H प्लस ले रहा है ये बेस की तरह काम करेगा। आगे चल रहे हैं तो ये एसिड है ये बेस है, पीछे आ रहे हैं तो वो एसिड है वो बेस है। एसिड का क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, बेस का क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा बनता है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। एसिड में से H प्लस निकालो तो जो बनने वाली ऋणायन वाली प्रजाति है वो संयुग्म क्षार होगी। बेस में H प्लस डालो, जो प्रजाति बनेगी वो संयुग्मन अम्ल होगी। अरे H प्लस निकालना है, संयुग्म क्षार बनाना है, बेस में H प्लस जोड़ना है, संयुग्मन अम्ल बनाना है। पोज करके छापो इसको, एक बार पोज करके छाप लो ना मेरे दोस्त, छाप लो, फिर करेंगे क्वेश्चन। सारा खेल देखो, सारा खेल क्वेश्चन का है, इसमें सारे वो लग जाएंगे, सारे वो कॉन्सेप्ट लग जाएंगे तुम्हारे, जो प्लस एम माइनस एम वो सब लगाते हो ना वो भी लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि यार यहाँ पे ऋणायन बन रहा है, समझ सकते हो, ऋणायन वाली बातें आ जाएंगी सारी। चलो भाई एक एक्सरसाइज करो, एक क्वेश्चन करो, उससे तुम्हें ये क्लियर होगा संयुग्म अम्ल क्या होते हैं, संयुग्म क्षार क्या होते हैं। संयुग्मन क्षार बनाए और यहां पर अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, संयुग्मन अम्ल बनाए, संयुग्मन क्षार बनाए, संयुग्मन अम्ल बनाए। ठीक है, संयुग्म क्षार क्या होगा, जब अम्ल में से H प्लस निकल जाएगा। अरे यार सब बता के है ना, मजाक गिरा मत करा करो। चलो ठीक, HF जल, अमोनिया, CH3OH, CH3COOH, CH3OH2+। आपको इनके क्या बनाने हैं, वो क्या, संयुग्म क्षार बनाने हैं। संयुग्म क्षार क्या होता है मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। एसिड का क्या बनता है, संयुग्म क्षार क्या निकालने पे बनता है वो आपको बनाना है। और यहां पे आपको वो बनाना है, वो क्या, वो इनके लिए आपको वो बनाना है संयुग्मन अम्ल। हाँ भाई, क्या निकालने पे आपका संयुग्म क्षार बनता है, अभी बताया, ये था अम्ल, इसमें से H प्लस निकालने पे संयुग्म क्षार बनता है। तो यहां से निकाल लूंगा H प्लस, और यहां से जो संयुग्म क्षार बनेगा वो क्या बनेगा, F माइनस। यहां से H प्लस निकाल लूंगा तो यहां से क्या बनेगा, OH माइनस। यहां से H प्लस निकाल लूंगा तो क्या बनेगा, NH2 माइनस। यहां से H प्लस निकाल लूंगा, अब देखो यहां से H प्लस दो जगह से निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। कौन सा H प्लस निकालूंगा जिससे बनने वाला ऋणायन ज्यादा स्थायी बनेगा, कार्बन पे ऋणायन और ऑक्सीजन पे ऋणायन ज्यादा स्थायी, अधिक विद्युत ऋणायन पे ज्यादा स्थायी होता है ना। तो यहां पर CH3O माइनस, मैं यहां से भी निकाल सकता था, मैं यहां से भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने इस H को क्यों निकाला, क्योंकि ऑक्सीजन पे ऋणायन ज्यादा स्थायी होता है। अगर एक से ज्यादा H आपको भिन्न प्रकार के मिल रहे हैं तो आप वो निकालोगे जो ज्यादा स्थायी ऋणायन बनाएंगे। तो यानी कि खेल किसका है,
ऋण आयन के स्थायी का खेल है मेरे दोस्त। किसका खेल है? ऋण आयन के स्थायी का खेल है। फिर यहां से H+ निकालोगे, फिर से वही दो बातें हो रखी हैं, तो हम यहां से निकालेंगे ना, ज्यादा स्थायी तो ये बनेगा। अब यहां से H+ कहां से निकालोगे? यहां से H+ ये वाला निकालोगे ना। कोई भी प्रजाति क्या होना चाहती है? उदासीन होना चाहती है। तो इस H को निकालूंगा तो ऋण आयन बनेगा, इस H को निकालूंगा तो उदासीन बनेगा। तो कौन सा H+ ज्यादा अम्लीय है? ये वाला निकल के उदासीन बन जाएगा ना, समझ गए? तो ये बनेंगे संयुग्म क्षार। इनके लिए संयुग्म क्षार कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। अब इनके लिए बनाने संयुग्मन अम्ल। क्या जोड़ने पर बनेगा? H+ जोड़ने पर बनेगा। फटाफट पोज कर और कर ले। ये दबाया पोज का बटन, ये दबाया अनपोज का बटन। चलो यहां पर हम लोग जोड़ेंगे H+ यानी कि HF, यहां पर H2O, यहां पर अमोनिया, यहां पर CH3OH आएगा क्या? O- में H+ जोड़ूंगा, O- में H+ जोड़ूंगा तो PHOH आएगा क्या? यहां पर कहां पर H+ जोड़ूंगा? इसके पास। इसका जो संयुग्मन अम्ल बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन की तो अधिकतम संयोजकता पूर्ण रखी है, इस पे H+ जोड़ोगे तो 5 संयोजकता हो जाएगी। यहां तो जुड़ नहीं सकता, तो कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा, ठीक है। कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा, CH3OH। ये बनेगा आपका इसका संयुग्मन अम्ल। तो संयुग्म क्षार और संयुग्मन अम्ल बनाने आने चाहिए, तब जाके हम लोग आगे की बात कर पाएंगे। संयुग्म क्षार संयुग्मन अम्ल बनाना सीख लिया आपने। जो H+ देता है वो संयुग्म क्षार होता है, मतलब H+ निकलने के बाद जो प्रजाति बनती है वो संयुग्म क्षार, H+ लेने के बाद जो प्रजाति बनती है वो संयुग्मन अम्ल होती है ना। ये बात किसकी थी? ब्रॉन्स्टन एंड लोरी की। मेरी थी, ब्रॉन्स्टन लोरी की थी। ब्रॉन्स्टन लोरी कह के गए थे हमसे, अब तो रहे नहीं वो। ब्रॉन्स्टन लोरी कह के गए थे, पोस्ट करके लिख भी लिया होगा तुमने। बोलो, चले आगे। नेक्स्ट है लुईस थ्योरी। लुईस ने क्या कहा? माय डियर लुईस ने कहा, मेरे दोस्त लुईस ने कहा, मेरे दोस्त लुईस ने कहा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ले लेगा, वो तो है लुईस अम्ल, जो दे देगा वो है लुईस क्षार। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर में जूते होते हैं ना, दो जोड़ते एक जोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो लोग होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो इसका कहना यह था कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले तो लुईस अम्ल होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले लुईस क्षार होते हैं, ठीक है। अब लेगा कौन? जहां जगह खाली होगी, और जगह किस रूप में खाली होती है? रिक्त कक्षक के रूप में खाली होती है। देगा कौन? जिसके पास देने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे लोन पेयर हो गया, ऋण आयन हो गया, वो देगा। समझ गए बात को? और जरा एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है ये देखें तो सही हम भी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि जैसे मान लो आपके पास अमोनिया है, ठीक है, और आपके पास BH3 है। अमोनिया है और आपके पास क्या है? BH3 है। आपको पता है क्या कि बोरोन के पास रिक्त कक्षक होता है कम से कम 15,75,80 बार मैं बता चुका हूं आपको कि बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। एक S उचका दोगे तब भी एक S में और 2 p में इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक p कक्षक खाली रहेगा। बस उसी का फायदा उठेगा। यहां पर ये p कक्षक खाली है और यहां नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में पड़े हैं। ये लोन पेयर इसके रिक्त कक्षक में चले जाएंगे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसके पास से इलेक्ट्रॉन गया, इस पे आएगा प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, वो उसके नहीं है, वो दूसरे का पाप है, इसलिए माइनस। जब किसी पे प्लस और माइनस आता है तो वो लवण बनता है, जैसे NaCl, Na+Cl-। तो क्या बना? ये सॉल्ट है यानी कि लवण है। इसको एडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडक्ट भी बोलते हैं। बात समझ गए क्या? क्या बोलते हैं? एडक्ट भी बोलते हैं। बात समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है यानी कि ये तो है लुईस क्षार, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है यानी कि ये क्या है? लुईस अम्ल है। ये तो है लुईस क्षार और ये क्या है? लुईस अम्ल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन नहीं। ये लुईस क्षार है, ये लुईस अम्ल है, कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं। एक क्वेश्चन मैंने करा, एक आप कर लो। आप मुझे बता दो कौन लुईस अम्ल है और कौन लुईस क्षार है। क्या आप बता सकते हो? अरे गुरुजी अभी देखो, तुम लिया है ऊर्जा। जब बंद ऊर्जा पढ़ा रहे थे जब तो तुम थका थके लग रहे थे, पता नहीं कहां से ऊर्जा आ गई तुम में। वो जो बंद की ऊर्जा थी वही तो ले ली मैंने, उसको तोड़ तोड़ के वो ऊर्जा को पी गया मैं। बात समझ रहे हो?
उसको तोड़ तोड़ के उस ऊर्जा को पी गया मैं। अब आ गई मेरे में ऊर्जा, खेलो अब, खेल लो। अरे क्या सुबह सुबह दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि कल नुकसान हो गया। मैं गाड़ी चला रहा था, मतलब एक मंदिर में दर्शन करने गया था, वहां से आ रहा था, मेरे आगे एक ट्रक चल रहा था, थोड़ी दूरी पे था। अब वो जो था ट्रक, मतलब यूँ मान लो 100 मीटर की दूरी पे तो हो गई है ना। और उसमें था वो मिट्टी विट्टी और पूरे पत्थर वत्थर और वो सब भरे हुए थे, रात की बात है। अब हुआ क्या कि वो थोड़ा स्पीड में चला रहा था, रात में ट्रक वाले स्पीड में चलाते हैं, हम आराम से धीरे धीरे चल रहे थे। मैं था और मेरा एक मित्र था, मैं इधर बैठा था, मेरा मित्र इधर बैठा था। एकदम से एक पत्थर उचक के आया, कम से कम इतना बड़ा पत्थर होगा, इतना बड़ा पत्थर था, और उचक के आया और गाड़ी के शीशे पे, जो मेरे 4 पहिए की गाड़ी है भगवान की कृपा से, उसके शीशे पे आके गिरा और शीशा हो गया चूर चूर। और भाई पूरे कांच हमारे ऊपर। वो जो मंदिर हम गए थे, बस वो उन्हीं ईश्वर ने हमें बचा लिया, वरना आज तुम्हारा लेक्चर ना हो पाता। समझ गए है ना। मतलब होता फिर ऐसा तो है नहीं, चीजें रुकती थोड़ी ना दुनिया में, कोई और पढ़ा रहा होता, हम ना पढ़ा रहे होते, ठीक है ना। लेकिन हम को ईश्वर ने बचाया, शायद आप ही लोगों का प्यार होगा, आपके इतने चाहने की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से ईश्वर ने हमें बचा लिया। धन्यवाद आपको भी। हाँ भाई, ये जो लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके रिक्त कक्षक में दे सकता है। ये है लुईस क्षार, ये है लुईस अम्ल, और जो बनेगा वो बनेगा लवण। क्या बनेगा? लवण। सॉल्ट बनेगा ना, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, एडक्ट बनेगा, लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा, एडक्ट बनेगा। बात समझ गए? तो ये लुईस क्षार है, ये लुईस अम्ल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा। क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने ये तो जान लिया कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वो होता है जो H+ देता है, अम्ल वो होता है जो H+ देता है। अब हम अम्लीय सामर्थ्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लो सर 2 अम्ल हमें दे दिए जाए, मान लो गुरुजी हमें 2 अम्ल दे दिए जाए। पहले तो इसको हिंदी में बोलते हैं अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक को अम्लीय और स्ट्रेंथ को सामर्थ्य बोलते हैं, अम्लीय सामर्थ्य। ठीक है, मान लो गुरुजी हमें 2 अम्ल दे दिए जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा अम्लीय है या ये ज्यादा अम्लीय? तो वो ज्यादा अम्लीय होगा जो जल्दी से H+ देगा, बोलना यार, जो जल्दी से H+ देगा, जो जल्दी से प्रोटॉन दे देगा, वो ज्यादा अम्लीय होगा। और प्रोटॉन कौन है जल्दी देगा? जो देने के बाद पीछे पड़ी हुई प्रजाति को स्थायी कर देगी, बिल्कुल वैसे ही बंद सामर्थ्य की तरह। वो जल्दी टूटेगा जिससे बनने वाली प्रजाति ज्यादा स्थायी बन रही हो, ज्यादा बढ़िया मुक्त मूलक बन रहा था, वो जल्दी से टूट जाएगा। वैसे ही वो अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा जो जल्दी से प्रोटॉन दे देगा, मतलब जल्दी से H+ दे देगा। जो पीछे वाली प्रजाति जो छोड़ के जाएगा वो ज्यादा स्थायी छोड़ के जाएगा। और पीछे वाली प्रजाति क्या है? ऋणायन। जितना ज्यादा ऋणायन स्थायी होगा H+ निकलने के बाद, उतना ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य होगा। ठोक के ये बात कह रहा हूं, इसी से सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको चौड़ में बताता हूं कि कैसे क्या होता है। चौड़ में बताता हूं, लेकिन जो मैंने लाइन बोली है ना, उस लाइन से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वो लाइन मैं साबित करके बता रहा हूं, यहां साबित करके। कोई भी अम्ल कैसा होता है, उस पर H+ होगा और A- होगा। जब तक H+ नहीं होगा तब तक वो अम्ल नहीं होगा, H+ होना चाहिए उसमें, अम्ल है। अम्ल किस में टूटता है? H+ और A- में टूटता है। ये तो है हमारा अम्ल, और ये है हमारा संयुग्मन क्षार। गलत कह रहा हूं तो बताओ। अम्ल में से H+ निकलने के बाद जो प्रजाति बनती है ना मेरे दोस्त, वो क्या होती है? संयुग्मन क्षार होती है ना। वो क्या होती है? संयुग्मन क्षार होती है। सुनते रहे ना। जब कोई चीज साम्यावस्था में होती है तो उसके लिए एक साम्यावस्था नियतांक भी होता है, इसके लिए भी है, वो है Ka। Ka क्या होता है? अम्ल वियोजक नियतांक। अम्ल वियोजक नियतांक, अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होगा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अम्ल वियोजक नियतांक।
जितनी जल्दी ये H प्लस देगा उतना ज्यादा Ka होगा, और जितनी जल्दी H प्लस देगा उतना ज्यादा तो अम्लीय होगा। और जल्दी H प्लस कब देगा? जब ये Ka ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये H है, जितनी जल्दी H प्लस देगा उतना ज्यादा Ka होगा, और H प्लस जल्दी कब देगा? जितना ज्यादा Ka होगा, जितना ज्यादा Ka होगा, और जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। क्या? क्योंकि अम्लीय तभी है जब H प्लस जल्दी दे। जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा ये यौगिक अम्लीय होगा। सबसे पहली बात तो अम्लीय सामर्थ्य जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है? Ka पे। जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा ये अम्लीय होगा, क्योंकि उतनी जल्दी ये H प्लस दे पाएगा, और जितनी जल्दी जो H प्लस देता है वो उतना ज्यादा अम्लीय होता है। जल्दी से H प्लस मिल जाए, अम्ल हो गया, बढ़िया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि अम्लीय सामर्थ्य Ka के समानुपाती। K क्या है बता दिया आपको। मैं K को ऐसे लिख सकता हूं, आपने पढ़ा भी होगा इक्विलिब्रियम में। जो K होता है उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता तो ऊपर आ जाती है इस तरह से, और नीचे क्या आ जाती है? अभिकारक की सांद्रता आ जाती है। उत्पाद की सांद्रता अनुपात में अभिकारक की सांद्रता, ये होगा आपका K। एक टर्मिनोलॉजी और डिफाइन कर रहा हूं, पीके होता है माइनस लॉग ऑफ के। पीके क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के। पीके क्या होता है मेरे दोस्त? माइनस लॉग ऑफ के। अब सुनना जरा ध्यान से, के बढ़ेगा तो लॉग के बढ़ेगा, सही है। लॉग 2 लॉग 3 में लॉग 3 बड़ा होता है ना। के बढ़ेगा तो लॉग के बढ़ेगा, और अगर लॉग के बढ़ेगा तो माइनस आवे सारा साथ में, तो पीके कम होगा ना। यानी कि पीके और के एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है। हाँ, पीके और के एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है, यानी कि जितना कम किसी यौगिक का pKa होगा उतना ज्यादा उसका अम्लीय सामर्थ्य होगा। ये पीके क्या है सर? अभी बता दूंगा, थोड़ी देर के लिए शांति से सुनते रहो। किसी यौगिक को आप अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उसका Ka नहीं दिया होता, उन किताबों में pK दिया होता है, क्योंकि pK को लिखना ज्यादा आसान होता है Ka की तुलना में। एक्चुअल में Ka की वैल्यू जो होती है वो ऐसी होती है 10 की पावर 2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, ऐसी होती है। जब मैं इसका लॉग वॉग ले लूंगा तो ये 2, 3, 4 आ जाएगी। ये तो है Ka की वैल्यू, ये है pK की वैल्यू। तो pK को पढ़ना ज्यादा आसान है या Ka को? pK को पढ़ना ज्यादा आसान है, pK की तुलना करना ज्यादा आसान है। 10 की पावर -2, 2 की पावर 2 तो हो नहीं आराम से। 10 की घात -2 पता नहीं क्या होगा। 10 की घात -2, 10 की घात -3 में कौन बड़ा होगा सोचना मुश्किल है, लेकिन pK 2, 3, 4 है तो बड़ा छोटा सोचना आसान है। जिसका pK कम होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं इसको मेरे दोस्त, अगर मैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर दूं तो अम्लीय सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा? 1 का 2 से ज्यादा, 2 का 3 से ज्यादा, क्योंकि जिसका pK कम होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। pK समझ में आया? pK क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि Ka की वैल्यू 10 की पावर में आती है, समझना थोड़ा मुश्किल है, तो pK के टर्म में लिख लिया। एक और चीज देखो, और किस पे अम्लीय सामर्थ्य निर्भर करेगा? जितनी ज्यादा H प्लस की सांद्रता होगी उतना ज्यादा K होगा। क्या? पक्की बात है। जितनी ज्यादा H प्लस की सांद्रता होगी, समानुपाती आ रहे हैं ना, जितना ज्यादा H प्लस की सांद्रता होगी उतना ज्यादा K होगा। सुनना, और हम बचपन में तो नहीं, अभी पढ़ा होगा तुमने, pH जो होता है वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया, ये लो, pH जो होता है ना वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है। H प्लस की सांद्रता बढ़ेगी तो log H प्लस बढ़ेगा, लेकिन ऋणात्मक आवेश के साथ है, मतलब आवेश नहीं है, सॉरी भाई, माइनस साइन के साथ है। तो H प्लस और pH एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हो गए। H प्लस बढ़ेगा, log H प्लस बढ़ेगा, लेकिन माइनस के साथ कम होती जाएगी ना चीज। तो pH और H प्लस एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम अनुपाती है। और H प्लस और K समानुपाती है, तो जो H प्लस के साथ होगा वही K के साथ होगा। तो pH और K भी कैसे हो जाएंगे? व्युत्क्रम अनुपाती। pH और K भी कैसे हो जाएंगे? व्युत्क्रम अनुपाती। और K एसिडिक स्ट्रेंथ के समानुपाती है, जो K के साथ होगा वही अम्लीय सामर्थ्य के साथ होगा। यानी K के pH व्युत्क्रम अनुपाती है तो अम्लीय सामर्थ्य के pH व्युत्क्रम अनुपाती होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है जो हम बचपन से पढ़ते हैं, जिसका pH कम होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा, साबित करके बता दिया। जिसका pH जितना कम होगा ना उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ज्यादा होगा। सुना है ना, 7 से कम pH वाले अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर वाले क्षार होते हैं। तो 7 मतलब 3 pH और 5 pH, 3 pH वाला ज्यादा अम्लीय होगा। जिसका pH जितना कम उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ज्यादा। बोलना, एक और बात पे K निर्भर कर रहा है, वो कर रहा है A- की सांद्रता पे।
ए माइनस क्या है? संयुग्म क्षार। जितना ज्यादा ए माइनस की सांद्रता होगी उतना ज्यादा के होगा, और ए माइनस की सांद्रता कब ज्यादा होगी? जब ए माइनस स्थायी होगा। जब कोई बढ़िया बन रहा होगा तभी तो ज्यादा बन रहा होगा, नहीं तो बनेगा ही क्यों? सोच के देखो। तो ए माइनस जितना ज्यादा स्थायी होगा उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी और के उतना ज्यादा होगा। समझ गए? तो एक और बात पे निर्भर कर रहा है कि के की संयुग्म क्षार का स्थायी पे, संयुग्म क्षार का स्थायी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा यहां पे उसकी वो होगी ना सांद्रता। तो के जो है ए माइनस के स्थायी पे निर्भर कर रहा है, संयुग्म क्षार के स्थायी पे निर्भर कर रहा है, संयुग्म क्षार के स्थायी पे निर्भर कर रहा है। जो काम के साथ होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ होगा, यानी कि अम्लीय सामर्थ्य किस पे निर्भर कर रहा है? जितना ज्यादा संयुग्म क्षार स्थायी होगा उतना ज्यादा यौगिक में अम्लीय सामर्थ्य होगा। और संयुग्म क्षार क्या है? ऋणायन है, यानी कि ऋणायन का स्थायी देखना है हमें। किसका स्थायी देखना है? ऋणायन का स्थायी देखना है। संयुग्म क्षार का स्थायी देखना है। संयुग्म क्षार क्या है? ऋणात्मक आवेश वाला है। ऋणायन का स्थायी देखना है। और ऋणायन को कौन स्थायी करता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला? जो उससे इलेक्ट्रॉन के पेट भरा हुआ है, फिर गुलाब जामुन बोलूंगा फिर बुरा लगेगा तुम्हें। पेट भरा हुआ है, ध्यान रखना। जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना वो उसे स्थायी करेगा। और खींचेगा तो कौन खींचेगा? खींचेगा तो कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह खींचेंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। और देगा तो कौन देगा? इलेक्ट्रॉन दाता समूह देगा। इलेक्ट्रॉन दाता चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्राही चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का तो व्युत्क्रम अनुपाती हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के समानुपाती हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं -m, -h और -i। दाता कौन से होते हैं? +m, +h और +i। समझ रहे हो आप बात को? मैंने यहीं पे ग्रेटर का साइन भी लगा दिया। सबसे ज्यादा कौन खींचता है इलेक्ट्रॉन को? -m, फिर कौन खींचता है? -h, फिर कौन खींचता है? -i। आपको इस बात पे कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि मीजोमर इतना फाड़ू क्यों है। मीजोमर फाड़ू इसलिए है क्योंकि वहां पे पाई बंद का इलेक्ट्रॉन पूर्ण विस्थानीकरण करता है। कम से कम 7580 बार बोल चुका हूं, क्योंकि मीजोमर में पाई बंद का इलेक्ट्रॉन पूर्ण विस्थानीकरण करता है। पाई को तोड़ना ज्यादा आसान है, जल्दी से करेगा। अति संयुग्मन में सिग्मा बंद का इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण करता है। सिग्मा बंद को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पूर्ण विस्थानीकरण हो रहा है। और प्रेरक प्रभाव में तो विस्थानीकरण होता ही कहां है? वो तो आंशिक विस्थापन चलता है। बात समझ रहे हो तुम? वहां तो आंशिक विस्थापन चलता है। तो खींचने वाला सबसे बढ़िया कौन? -m, फिर -h, फिर -i। देने वाला +m, +h, +i। ये आपका अम्लीय सामर्थ्य का पूरा कॉन्सेप्ट है। अम्लीय सामर्थ्य उसका ज्यादा होगा जिसका pK कम होगा। अम्लीय सामर्थ्य उसका ज्यादा होगा जिसका pH कम होगा। अम्लीय सामर्थ्य को हम कैसे देखेंगे? H+ निकालेंगे, ऋणायन बनाएंगे। H+ निकालेंगे, संयुग्म क्षार बनाएंगे, और संयुग्म क्षार में होगा ऋणायन। उस ऋणायन के स्थायी की तुलना करेंगे। जो ऋणायन का स्थायी ज्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। मैंने आपको लिखने से पहले ही यह बात बोल दी थी कि जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा। और H+ जल्दी कौन देगा? जो पीछे छूटी हुई प्रजाति है। छूटी हुई प्रजाति क्या है? ऋणायन। वो जितनी ज्यादा स्थायी होगी उतनी जल्दी H+ निकलेगा। बोला था नहीं बोला था? वही बात को मैंने इतने लंबे चौड़े तरीके से लिखा है, बताओ। वही बात को मैंने इतने लंबे चौड़े तरीके से लिखा है, लेकिन लिखना जरूरी था। लिखना जरूरी था। वो एक लाइन का कंसेप्ट है और इतनी लंबी चौड़ी बात है। एक लाइन का कंसेप्ट है। पोज करके छाप लो उसको तुरंत। वो एक लाइन लिखेंगे और फिर क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 सॉल्व करते चलेंगे। वही क्वेश्चन वापस आएंगे जो हम फिर बोलोगे अरे सर वही आएंगे। डरना नहीं है, लड़ना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। जो डर गया वो निपट गया। डरना नहीं है अपने को। अपने को लड़ना है। अपने में फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। कैसे नहीं आएगा समझ में? आएगा। कैसे नहीं आएगा? आएगा। लड़ना है हमें, डरना नहीं है, ये ध्यान रखना। चले भाई, चलो भाई। तो वो जो इंपॉर्टेंट बात थी ना, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है जिससे सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे? जिससे आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे। जो जितनी जल्दी H+ देगा वो उतना अम्लीय होगा। पहली बात
तुरंत H प्लस वो देगा जो पीछे छूटी कैसे लिखते हैं, छूटी प्रजाति जोनी, जिसकी वो देगा जिसकी पीछे छूटी कैसे लिखते हैं, प्रजाति जितनी स्थायी होगी। और पीछे छूटी प्रजाति कौन सी है, ऋणात्मक आवेश, ऋणायन है। जितना अधिक संयुग्मन क्षार होगा स्थायी, जितना अधिक स्थायी संयुग्मन क्षार होगा, संयुग्मन क्षार का मतलब ऋणायन होगा, उतना अधिक अम्लीय सामर्थ्य होगा, अम्लीय सामर्थ्य होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कौन सा है मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन आपके इससे होंगे। जितना अधिक स्थायी संयुग्म क्षार होगा, ऋणायन होगा, उतना अधिक अम्लीय सामर्थ्य होगा। अगर एक से ज्यादा H प्लस निकल सकते हैं किसी यौगिक में से, तो हम वो वाला H प्लस निकालेंगे जिससे बनने वाला ऋणायन सबसे ज्यादा स्थायी होगा एक ही यौगिक में से। क्योंकि लड़ाई करानी है हमें, तो हम हमारी टीम का बेस्ट और उसकी टीम का बेस्ट लेके आएंगे। बात समझ गए, दो यौगिक है, इसका बेस्ट और उसका बेस्ट, तब लड़ाई कराएंगे ना। ऐसा थोड़ा ना इसका पिद्दा सा भेज दिया और उसका बेस्ट भेज दिया, दोनों का बेस्ट। समझ रहे हो? अब करेंगे क्वेश्चन। खेल सारा किसका है, क्वेश्चन का है। लगाना क्या है, ये लगाना है। एक मैं करके बता रहा हूं, बाकी तो आपको करने हैं ना। अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें। और देखो मेरी बात सुनो, आप क्वेश्चंस को समझो। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे, अच्छे क्वेश्चन नहीं कराने दोगे, तो आपके लिए तकलीफ है। मैं आपको लोल्लू पोल्लू से क्वेश्चन करा दूं, मान लो, जो आपसे हो जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते कि यार ये ऐसा क्वेश्चन करा रहा है, यार मजा आ गया। मतलब जो एक बार में चीज समझना है ना, वो है क्वेश्चन, जिसमें हिट लगे ना, किक लगे कि यार भाई मजा आ गया यार, वो है क्वेश्चन। क्या बात कह दी, वो वाला क्वेश्चन है ना। तुम्हें कैसे चाहिए, अरे यार ये हमसे नहीं हुआ, मतलब इस मास्टर की गलती है। तुम ये नहीं सोचते कि क्वेश्चन में दम है। समझना बात को, एक होता है क्वेश्चन का दम और एक होता है लल्लू क्वेश्चन, है ना। तुमको क्या है कि तुमको तो वो 25 पैसे की गोलियां खिलाते, मीठी मीठी गोलियां खिलाते जाओ, मजे आते जाएंगे। मीठी गोली खाने से कुछ नहीं होगा बेटा, चीजों को एक्सेप्ट करने से होगा। मैं आपको मीठी गोली भी खिलाऊंगा बीच बीच में, है ना, जिससे आपको अच्छा लगता रहे। लेकिन मैं बीच बीच में, आप देखना, मैं बीच बीच में चुल वाला क्वेश्चन छोड़ देता हूं, जिससे दिमाग हिल जाए, क्योंकि मुझे कराने हैं वो क्वेश्चन, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आते हैं वैसे क्वेश्चन, ऐसे थोड़ा ना करा दूंगा कि सारे आपसे हो जाए। ऐसे होने चाहिए ना जो आपसे हिले नहीं, लेकिन अरे वाह यार, जो आपके शॉर्ट नोट्स में जाए, जिसको आप भूलो, जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़े। समझ रहे हो? वैसे क्वेश्चन भी तो होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, तब है मजा। बात समझ में आ गई क्या? और अगर किसी को सारे समझ में आ रहे हैं तो वेरी गुड, इसका मतलब दिमाग आपका चल रहा है। लेकिन मेरी बात सुनना, मैं आपको कतई वैसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा सारे के सारे जो सारे आपसे हो जाए, फिर मजा ही क्या है। मैं आपको यहां लिख दूं, देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये, ऐसा तो ना करना है। क्वेश्चन में लेवल होना चाहिए, इसका प्रयोग होना चाहिए। जहां इसका प्रयोग होना रुक गया वहीं तो दिक्कत आ रही है। जिस दिन इसका प्रयोग बेहतरीन रूप से करना चालू करोगे, इसका मतलब ये भेजेगा, इसका प्रयोग भयंकर रूप से करना चालू करोगे ना, मजा आ जाएगा, खेल ही पलट जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ पलट जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वो हासिल हो जाएगा। खेल सारा किसका है? दिमाग का। जहां इसका प्रयोग होने लगे, जहां इसमें तुम्हारा दर्द होने लगे ना हल्का सा भी, इसका मतलब अब चीजें कुछ लेवल पे आई है।
समझ गए? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, हो जाएंगे सारे, लल्लू सवाल है, जबरदस्ती तुम भी यार। RCOOH और PHOH, ठीक है, और चलो ROH भी ले लेते हैं, ROH। या फिर एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले है ना सिंपल सा लेते हैं एक, ये तो अभी दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी तुम्हारी। PHOH और एक ROH, इसको बोल रहा हूँ A, इसको बोल रहा हूँ B। इन दोनों में मुझे अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करनी है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, मैंने लिख दिया जिसका अधिक स्थायी संयुग्म क्षार होगा उतना अधिक अम्लीय सामर्थ्य होगा। तो मेरे को सबसे पहले क्या बनाना है, संयुग्म क्षार बनाना है। संयुग्म क्षार के स्थायी की तुलना करूंगा, जो उसके स्थायी का क्रम आएगा वही अम्लीय सामर्थ्य का क्रम आएगा। सही बोल रहा हूँ गलत? सही बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनके संयुग्म क्षार बनाऊंगा। संयुग्म क्षार कैसे बनाते हैं, जो सबसे भारी H+ होता है, जैसे यहाँ पीएच है, पीएच का मतलब तो यहाँ पे फिनाइल है, ये फिनाइल है, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H सबसे ज्यादा अम्लीय, क्योंकि ऑक्सीजन पे ऋण आयन आएगा तो वो सबसे बढ़िया है ना, अधिक विद्युत ऋण पे ऋण है। और यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा RO-, क्या आ रहा है, RO-। अब ये जो O- है और ये O- है, इस ऋणात्मक आवेश की मुझे तुलना करनी है, जो ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। अब तुम खुद ही कर लोगे, बताओ, तुम खुद ही कर लोगे। इसको कौन स्थायी कर रहा है, ये ऋणात्मक आवेश अनुनाद में जा रहा है, मजे कर रहा है। यहां ऑक्सीजन टू कार्बन अनुनाद चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑक्सीजन टू कार्बन अनुनाद चल रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में अनुनाद चल रहा है, यानी कि ये ऋणायन विस्थानीकरण कर रहा है, अलग अलग परमाणु पे जाके मजे करेगा, आराम से चिल करेगा, उसके नाभिक के साथ, उसके नाभिक के साथ, उसके नाभिक के साथ। जबकि यहां पर कोई अनुनाद नहीं हो रहा, उल्टा इस R का तो कौन सा प्रभाव लगता है, +I प्रभाव लगता है। ये +I लगा रहा है, उसका पेट पहले ही भरा हुआ है, बाहर तक आ रखा है, ठीक है ना, पेट पहले भरा हुआ, बाहर तक आ रखा, उसको और दे रहे हो तो वो अस्थायी फील करेगा कि स्थायी, अस्थायी फील करेगा, अस्थायी फील करेगा। तो यहां पर ये अस्थायी हो गया और इधर वाला स्थायी है, तो ज्यादा स्थायी संयुग्म क्षार ये वाला है कि वो वाला, ये वाला, और क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है इसलिए A B। अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा दोस्त, A B। खेल सारा किसका है, संयुग्म क्षार बनाने का। संयुग्म क्षार बनाओ, उनके स्थायी की तुलना करो, उनके स्थायी की तुलना का जो क्रम आएगा, ऋणायन के स्थायी की तुलना का जो क्रम आएगा वही अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हो जाएगा। कितना आसान है ये, बताओ कितना आसान है? बहुत आसान। कितना आसान है? बहुत आसान है ना। कितना आसान है? भयंकर। लल्लू है सर, लल्लू, बहुत लल्लू है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, सारा खेल तो क्वेश्चन का ही है आज। आओ जरा, RCOO- या RCOO- की बजाय पहले सिंपल सिंपल ले लो। CCl3 COOH और CF3COOH, ये है A, ये है B। CH3COOH ये है A, CH3COOH ये है B, और मैं ले लेता हूँ CH3COOH ये है C। RCOOH, PHOH और ROH, A, B और ये है C। ये है A, ये है B। ये है A, ये है B,
ये है ए और ये है बी। ठीक है, पहले 7 करेंगे फिर और करेंगे। क्वेश्चन का एक खेल है सारा, और आपको करना है H प्लस निकालो, ऋणायन बनाओ, ऋणायन के स्थाई की तुलना करो, जो स्थाई की तुलना आ रही है वही आपका वो है अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। एक आध क्वेश्चन में करा देता हूं, बाकी के होमवर्क में है ना, सारे होमवर्क में सब घर पे करके लाने। मैं अगली क्लास में आऊंगा और सीधे डिस्कस मार दूंगा सारे। आप अच्छे से सोचो ना इन क्वेश्चन के बारे में, अच्छे से सोचो है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं और क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से घर से सोच के आओ, फिर डिस्कस करने का काम रहेगा, है ना। केवल डिस्कस करने का काम रहेगा, बात समझ गए। सोच के आना अच्छे से, हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके लाना है ना। ये तो लिख ही लिए होंगे, अगले भी लिख लो, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुए हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है ना। अगली क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे एज इट इज, है ना। अगली उसमें कर लेंगे ना, अगली क्लास में वो कर लेंगे, वो क्या डिस्कस, वो कर लेंगे ना, वो क्या डिस्कस कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे डिस्कस। अगली क्लास में वो कर लेंगे, वो क्या डिस्कस। दिमाग आपको लगाना है, पता है सर, घर पे तो हमें लगाना पड़ेगा ना। होमवर्क करके लाना ही है ना, होमवर्क। ये ए है, ये बी है, ए है बी है, ए बी सी। ए बी सी, ठीक है। अभी इतने करके लाना, फिर और कराऊंगा, इतने सवाल और करेंगे अपन, इतने ही सवाल और करेंगे अपन, ठीक है ना। सवालों की कोई कमी नहीं है, इतने ही सवाल और करेंगे। बस दिमाग लगाना, H प्लस निकालना सबसे ज़्यादा, और फिर खेलना, है ना। हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे। थोड़ा मेरा अगली क्लास का लिखने का समय बचेगा ना, बात समझ रहे हो। पोस्ट करके छापना था, है ना। हाँ भाई, सेकंड वाले को डिस्कस करते हैं। सेकंड वाले को एक बार पोस्ट करके सेकंड वाला सॉल्व कर लो। अब देखो, यहां से H प्लस निकाल लूंगा, इससे क्या बनेगा CCl3 COO माइनस बनेगा। यहां से H प्लस निकाल लूंगा, यहां से क्या बनेगा मेरे दोस्त CF3 COO माइनस बनेगा। यहां पर ये ऋणायन इस ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में, ऋणायन इस ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में, उससे तो मैं खेल नहीं खेल पाऊंगा। खेल किसका लग रहा है पीछे, CCl3 और CF3 का। CCl3 और CF3 कौन सा प्रभाव लगाएंगे, प्रेरणिक प्रभाव लगाएंगे, क्योंकि वो अनुनाद में तो नहीं आ रहे किसी के साथ। देखना भाई, इसको चौड़ में लिख, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, फिर COO माइनस है, ये बीच में ये दिख रहा है तेरे को, ये कार्बन कैसा हो गया sp3 हो गया। तो संयुग्मन वयुग्मन तो ना है, यानी कि इन Cl का केवल क्या लग सकता है, प्रेरणिक प्रभाव। तो CCl3 और CF3 में से ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव किसका लगेगा, CF3 का प्रेरणिक प्रभाव। आई एम सॉरी, कलर चेंज। CF3 का -I लगेगा और CCl3 का भी -I लगेगा। -I CF3 का ज्यादा लगेगा क्योंकि फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है, योगात्मक प्रभाव होता है, प्रेरणिक प्रभाव। तो 3 फ्लोरीन का -I 3 क्लोरीन के -I से ज्यादा होगा। और मुझे ऋणायन के लिए -I चाहिए नहीं चाहिए, उससे तो खिंचवाना है इलेक्ट्रॉन, खींच ले भाई, खींच लिया उसने। तो जितना ज्यादा -I उतना ज्यादा संयुग्म क्षार स्थायी, ये वाला ज्यादा स्थायी है इससे, इसलिए अम्लीय सामर्थ्य क्या आएगा, B का A से ज्यादा आएगा। समझे क्या, समझे क्या मेरे दोस्त, ऐसे करने का है मेरे दोस्त, समझे क्या मेरे दोस्त, ऐसे करने का है। अब बाकी के क्वेश्चन आप दिमाग लगा के करके आना, तब आएगा ना मजा। बाकी के क्वेश्चन आप दिमाग लगा के करके आना, तब आएगा मजा। अभी इसको छाप लो एक बार।
समझ गए डियर? कैसे करना है समझ गए ना? H+ निकालो, जो बेहतरीन H+ है रिनायन बनाओ, उस रिनायन की स्थाई की तुलना कर लो। रिनायन के स्थाई का तुलना करना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, कर लो उससे करने के बाद जो उसकी स्थाई का क्रम है वही तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है ना। समझ गए? क्या मेरी बात क्लियर है? एक तो ये था और एक ये था, और फिर इतनी लंबी क्लास देखी है तो आप लोगों को धन्यवाद भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा शुरुआत में मेरी तबीयत ढीली थी और आप समझ ही सकते हो, मैंने आपको जो बताया वो सही में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कल, लेकिन ईश्वर की कृपा रही। खैर आप लोग छोड़ो उसको, तो आपने इतनी लंबी क्लास देखी उसके लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा, और उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ तो सुनाना ही पड़ता है। आओ जरा, फरवरी के वो कुछ कीमती दिन ख़त्म होने जा रहे हैं, समझ रहे हो तुम, है ना? मतलब आज ख़त्म हो जाएगा। सुनना जरा, मतलब इतना कोई वो भी नहीं है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। मतलब ये मतलब तुम कनेक्ट उसलिए भी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, मेरी भी नहीं हुई है फिलहाल, तो इसलिए मैं भी उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन होता होगा ऐसा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों की हो गई है तो मुझे ऐसा फील होता है कि उनके साथ ऐसा होता होगा। सुनना ज़रा ध्यान से। चॉकलेट डे, रोज़ डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, ये सब शादी के पहले के चोचले हैं। सही बात है, ये सब शादी के पहले के चोचले हैं। शादी के बाद तो पता है क्या चलता है? नाश्ता दे रहे, खाना दे रहे, चाय दे, रजाई दे, उधर सड़क और सोने दे। यही चलता होगा भाई, पक्की बात है। मतलब मैं इतना गहराई में तो नहीं जानता, लेकिन चलता तो यही होगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ माय डियर, बहुत तगड़ी चीज़ मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, और मतलब मैं ये फील करता हूँ आप भी फील कर पाओगे। सुनना पहले, फिर अपन उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। सुनना ज़रा ध्यान से, बहुत गहराई है इस बात में जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आज आपको एक शायरी सुनाई देता हूँ मैं, और बहुत गहराई वाली बात है, जो आज के ज़माने में चल रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है। सुनना ज़रा। उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे, कश्तियां बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे। हमारे टाइम में क्या होता था, आपके समय में भी होता होगा, जब अपन बचपन में थे, बारिश वारिश आती थी, हम नाव बनाते थे कागज की और उसी को खेलते रहते थे, है ना? या वो लंगड़ी पौवा खेलते थे, कंचे वंचे खेल लिया करते थे। सब जमाना खत्म। रेत में घर वर बनाना, वो रेत में घुस जाते थे, पूरे रेत वेत भर जाती थी, वो जमाना छिन चुका है। आजकल के बच्चे आपने देखे, छोटे छोटे बच्चे खाना भी तब खाते हैं जब मोबाइल, मतलब मैं देखता हूँ कि हमारे कजन ब्रदर्स जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल देंगे तब तो वो खाना खा रहे होते हैं, है ना? तो बहुत ज़माना बदल गया बहुत। और मतलब आजकल मल्टी स्टोरीज बन गई है बहुत ज़्यादा, है ना? तो वहाँ पे वहीं सोसाइटी में बच्चे खेल लेते हैं आपस में। बच्चों का वो कनेक्शन नहीं है जैसे पहले अपना हुआ करता था। पता नहीं कौन से मोहल्ले का बच्चा है, वो भी अपना दोस्त तो रखा है, दूसरे मोहल्ले का बच्चा भी अपना दोस्त तो रखा है। आजकल तो बगल वाले घर वालों को ही नहीं जान रहे लोग, देखा होगा आपने भी। और अपने दूर दूर के मोहल्ले के दोस्त अपने होते थे, पता नहीं जाने कहाँ जाके खेल रहे हैं, शाम तक आ रहे हैं पूरे धूल मिट्टी में सने हुए, और घर पे पता है कि आज तो पिटने वाले हैं, पूरे सने हुए हैं धूल मिट्टी में। और एक और चीज, मान लो अपने कहीं चोट लग जाती थी, आजकल तो किसी बच्चे के चोट लग जाए तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अरे भाई कहाँ, फटाफट डॉक्टर के। अपने चोट लग जाती थी तो सबसे बड़ा डर ये लगता था, अपन छुपाते थे उस चोट को। कनेक्ट कर पाओगे आप? उस चोट को अपन छुपाते थे, जहां पे लगी होती थी ना, अपने लग जाती थी, अपन छुपा लेते थे उसको, क्योंकि पता है कि ये तो लगी जो लगी, घर जाके और पिटूंगा, कहाँ लगा के लगा दो। उस चीज का मिस होता है यार, मतलब समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, अब जैसा है जमाना चेंज हो रहा है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।